बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादह हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरु सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामुअलैकुम। रूह रमज़ान की खूबसूरत ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका माह रमज़ान खैर व आफियत से गुजरा होगा। तिलावत आपने सुनी, हमारे साथ कारी मोहम्मद फ़याज़ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। आज रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा यानी अशरा मग़फ़िरत शुरू हो चुका है और रमज़ानुल मुबारक का ये महीना अपनी रहमतों और बरकतों के साथ तेज़ी से गुजर है। जो महीना हमें बरसों की दुआओं के बाद नसीब होता है वो पलक झपकते रुखसत भी होने लगता है।
ये दिन और रातें आम नहीं हैं, ये वो लम्हात है जिनमें मामूली सी नेकी भी कई गुना बढ़ा देती है और सच्ची तौबा ज़िंदगी का रुख भी बदल सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस कीमती वक्त को गफलत में ज़ाया ना करें, बल्कि इबादत का ख़ास एहतमाम करें। नमाज़ों की पाबंदी, कुरान मजीद की तिलावत और इस पर गौर व फ़िक्र, ज़िक्र अस्कार, सदका खैरात और दिल की इस्लाह करें, क्योंकि यही रमज़ान का असल पैगाम है। यह महीना हमें सब्र, शुक्र और तकवा सिखाता है। अगर हम अपने मामूलात में बेहतरी पैदा ना की तो शायद हम इस बाबरकत महीने के मकसद को समझ ना पाएँ। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये अपने रब के करीब होने का सुनहरा मौका है। लिहाजा याद रखें, जो लम्हा गुजर गया वो पलट कर वापस नहीं आएगा। हो सकता है ये रमज़ान हमारा आखिरी रमज़ान हो, तो आइए ख़ुद से अहद करें कि बाकी दिनों को गफलत में नहीं गुजारेंगे, बल्कि इबादत का एहतमाम करेंगे और इस महीने को अपनी निजात का ज़रिया बनाएंगे। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एक छोटा सा मैसेज आप सबके लिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। रमज़ान रहमतों का महीना है और हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो रोज़ा रखे, लेकिन जिन अफराद को सांस के मसाइल हैं जैसे दमा, ब्रोंकाइटिस या एलर्जी वगैरह, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या वो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं, और रोज़ा उनकी सेहत पर क्या असर डालेगा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अगर किसी मरीज़ का दमा या सांस का मसला कंट्रोल में हो तो अक्सर वो रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुनासिब मनसूबाबंदी और डॉक्टर की रहनुमाई बहुत ज़रूरी होती है। रमज़ान में हमारी रूटीन चेंज हो जाती है, खाने, नींद और अद्वियात के औकात भी बदल जाते हैं, जो सांस की बीमारियों को मुतासर कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मरीज़ अपनी अद्वियात का शेड्यूल डॉक्टर से मशवरा करके एडजस्ट करें। कुछ लोग इन्हेलर इस्तेमाल करते हैं और इनमें ये कन्फ्यूजन होती है कि क्या इन्हेलर के इस्तेमाल से रोज़ा टूट जाता है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा डॉक्टर इरफान, सबसे पहले तो ये बताएं कि रमज़ान चल रहा है, तो जिन लोगों को सांस के मसाइल हैं उनके लिए कितना चैलेंजिंग हो सकता है? देखिए, सांस के बिस्मिल्लाह तो सांस के मसाइल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली हम 2-4 जो मेन कॉमन डिजीज़ हैं उनके बारे में बात करें, लाइक इफ़ यू आस्क मी कि एस्थमा के पेशेंट के लिए, दमे के पेशेंट के लिए क्या प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, तो क्योंकि उनको एस्थमा जो है वो एक रेगुलर मेडिसिन वाली बीमारी है, तो उनको मेडिसिन की टाइमिंग का थोड़ा सा एक इशू होता है कि हमें वो किस वक्त लेना है। अगर हम टीबी के लिहाज से बात करें तो टीबी के मरीज़ के लिए भी यही प्रॉब्लम है कि अगर उसने टीबी की दवाइयाँ जो कि नाश्ते से पहले लेनी है तो वो कब लेनी है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है रमज़ान में, वो अगर पुरानी बीमारी है तो उसकी मेडिसिन एडजस्टमेंट्स के साथ हो सकता है। लेकिन जिस रमज़ान की हम बात करें, जो अब मौसम जैसा अब आ रहा है, तो इसमें वायरल इन्फेक्शन भी चल रही है बिकॉज वेदर इज़ चेंजिंग। तो जो किसी का अगर एस्थमा कंट्रोल है तो वो अनकंट्रोल हो सकता है। तो ये चीज़ें ज़्यादा हैं जो प्रॉब्लमेटिक कर सकती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्योंकि रमज़ान में पानी का भी इस्तेमाल कम किया जाता है, तो पानी से कम इस्तेमाल करने की वजह से जो हमारी सिक्रीशंस हैं, जो एस्थमेटिक मरीज़ हैं, वो थोड़ी ठीक हो जाती हैं और उनमें इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आप एंड अबव जब अफ्तारी की जाती है तो जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो एस्थमा के मरीज़ को स्पेसिफिकली ट्रिगर कर सकती हैं। अच्छा। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये यूजुअली हमारे इफ्तार में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जी बिल्कुल। होती हैं। इफ्तार तो हम ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं हमारा आखिरी इफ्तार हो, जब भी हम कर रहे होते हैं तो वो हम बेतहाशा चीज़ें उसमें ऐसी खाते हैं जिनकी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ हमारे क्योंकि नीयत ऐसी होती है कि वो हमें सब चीज़ें चाहिए, अदरवाइज वो रिक्वायर्ड नहीं है फॉर इफ्तार। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कौन से ऐसे सांस के मरीज़ हैं जिनको रोज़ा रखने से आप मना करते हैं, कि आप कहते हैं अवॉइड करें वो रोज़ा रखना? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, टिल आप ऑक्सीजन डिपेंडेंट ना हो जाएं, यानी आप ऑक्सीजन पे नहीं आ गए, या आप को सांस के लिए दवाइयों को बार बार लेना ना पड़ रहा हो। लाइक फॉर एग्जांपल, एक दमे का पेशेंट है और उसको हमें बारहा नेबुलाइज करवाना पड़ रहा है, इन्हेलर देने पड़ रहे हैं, जिसको 6-6 घंटे बाद अगर उसका इलाज करना पड़ रहा है, यानी वो अनकंट्रोल है, तो वो मरीज़ हैं जिनको हम बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं कि जी आप बिल्कुल भी जो है रोज़ा नहीं रख सकते। तो कैसे पता चलता है मेडिकली तौर पे कि कोई बंदा रोज़ा रखने के लिए फ़िट है या नहीं? अच्छा, अगेन आई विल कम बैक टू एस्थमा, क्योंकि उससे हमने स्टार्ट लिया। तो एस्थमा में हमारी कुछ सिम्टम्स ऐसी होती हैं, लाइक अगर किसी भी शख्स को अगर दमा है और दमे में पिछले 4 हफ्तों में उसको कभी भी उसके लिए रात को उठना नहीं पड़ा, उसको अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हुए उसका सांस ख़राब नहीं हुआ, या उसको दिन में बार बार रेस्क्यू इन्हेलर लेना नहीं पड़ा, और उसको इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ कि उसको अपनी रूटीन एक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना हो, अगर 4 हफ्ते में उसको कभी ऐसा नहीं हुआ, तो उसको हम कहते हैं ये कंट्रोल्ड एस्थमा है। इसका मतलब ये है कि वो इन्हेलर या जो भी दवाई उसको दी जा रही है उसके 2 दफ़ा इस्तेमाल से वो बेहतर हो सकता है। और 2 दफ़ा इस्तेमाल का मतलब क्या है कि वो सहरी में ले सकता है और अफ्तारी में वो ले सकता है। तो ये वो शख्स है जिसको हम
कहते हैं कि जी आप रोज़ा रख सकते तो ब्रोंकाइटिस का भी बता दें। देखिए ब्रोंकाइटिस इज़ वन कंपोनेंट हमारी किसी भी डिजीज़ में अगर आप लेंगे तो अगर एक्यूट ब्रोंकाइटिस है वो किसी भी वायरल इन्फेक्शन से हो जाता है और वो यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग या अप एंड अबव एंटीबायोटिक से बेहतर हो जाता है। जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है वो हमारी एक सब डिजीज़ है जिसको हम COPD कहते हैं। वो दमा जो स्मोकर्स में होता है उसका एक कंपोनेंट है। ये भी वो लोग हैं जिनको हम इन्हेलर एडवाइस करते हैं स्मोकिंग छोड़ने के अलावा। तो अगर ये इन्हेलर लेते हैं तो ये कंट्रोल रहते हैं। इनमें भी ऐसा नहीं है कि हाँ अगर इनको ऑक्सीजन लग जाए तो और बात है, अदरवाइज़ अगर वो इन्हेलर ले रहे हैं तो इन्हेलर पे वो कंट्रोल है और वो रोज़ा रख सकते हैं, उनको रोज़ा बंद। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की है नींद की कि नींद में अगर उठें वो इस वजह से, तो अक्सर रात को एकदम से आपकी आंख खुलती है, आपको बड़ी हैवीनेस फील होती है चेस्ट में, कोई बीमारी नहीं होती है, आपको ऐसे लगता है कि आपको सांस नहीं आ रहा, बिल्कुल ऑक्सीजन बंद हो गया कमरे में और इवन विंडो भी खुली होती है, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, डिपेंड करता है। एक तो अगर तो आजकल के ज़माने में तो जितना बेतहाशा खा के हम सोते हैं वो रात को रिफ्लक्स कर सकता है, उसकी एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। लेकिन अगर एक पेशेंट है जिसको शुगर है और ब्लड प्रेशर है और ये मसला उसको रात को लेटे हुए होता है तो उसको दिल का मसला भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको अस्थमा था, लाइक खांसी, सांस में सीटों की आवाज़ का आना या सांस में तंगी जो कि सिर्फ नाइट पे होती है, किसी मौसम में होती है, तो ये अस्थमा की अलामत भी हो सकती है। तो ये बहुत वैरायटी ऑफ थिंग्स हैं जिनको हमने देखना होता है। बाज़ों का केरा गले में गिरना जो नाक से बैक में गिरा होता है वो भी रात को उठाने की वजह बन सकता है। तो मल्टीपल वजूहात इसकी हो सकती है। तो ऐसे लोग जो हैं जिनको एज़मा है या ब्रोंकाइटिस या मुख्तलिफ मसाइल है सांस के, वो सहरी और इफ्तारी में क्या चीज़ है जो बिल्कुल अवॉइड करें? कोल्ड ड्रिंक्स एंड कोल्ड, जो मशरूबात डिफरेंट हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। सिट्रस खटास किसी चीज़ में है उसको कोशिश करें कि वो ना इस्तेमाल करें। और बाकी कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जिससे वो परहेज़ करें। और खाने में खाना बैलेंस डाइट लें, कोई प्रॉब्लम नहीं खाने में। और हेल्दी क्या आइडियल क्या डाइट हो सकती है? सहरी के लिए भी बता दें, इफ्तार के लिए भी बता दें। देखें डाइट तो हेल्दी वो है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन भी हो। लाइक अगर आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, यानी आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, तो अब अगर आप पराठा एक दही के साथ लेते हैं तो ये बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप एग के साथ लेते हैं पराठा तो अच्छा कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर आपकी एज 40 साल से ऊपर है, आपको शुगर या ब्लड प्रेशर है, फिर ये पराठे वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए। वो सादा अब रोटी जो है उससे भी ये गुजारा कर सकते हैं। सेम इज़ जब आप अफ्तारी में आता है प्रॉब्लम है, सहरी में तो शायद इतना ना, अफ्तारी में हम सारी कसर निकाल देते हैं। जो जितनी मर्जी हेल्दी सहरी कर लें, अफ्तारी में कंट्रोल नहीं होता। वो जो हमने फ्राइज खाने हैं वो भी वो ऐसे नहीं है कि शायद आप एक प्लेट खाएं, वो आप किलो 2 किलो के हिसाब से हम खाते हैं जो हमारी है। उसके साथ समोसे आ जाते हैं, उसके ऊपर चॉकलेट ऐड हो जाती, सॉरी केचप ऐड हो जाती है। तो ये जो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ना, ये इसको ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर लेता है। तो इसको ये नहीं कि बिल्कुल आप अवॉइड करें, मिनिमम करें, थोड़ा सा भूख रख के खाना खाएं ना, तो फिर आपके लिए बेहतर होगा। फिर पानी का इस्तेमाल बेतहाशा करें, बिकॉज डे टाइम आप पानी नहीं पीते और रोज़ा तकरीबन आपका शाम 6 बजे से लेके सुबह आपने 5 बजे तक आपके पास वो टाइम है कि आप अपना पानी इस्तेमाल कर सकते हो। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, उससे भी आपकी हाइड्रेशन होगी, उससे भी आपकी जो सेहत है वो बेहतर होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे आपने बताया कि क्योंकि जो डिहाइड्रेशन है उसकी वजह से भी ट्रिगर हो सकते हैं जिन लोगों को सांस के मसाइल है। बिल्कुल ऐसे ही। तो रमज़ान में तो पूरा दिन हमारा रोज़ा होता है, फिर हमारी रूटीन क्या हो इफ्तारी से लेकर सहरी तक पानी पीने की? ये आपने ज़बरदस्ती करना है, यू हैव टू ड्रिंक। मतलब आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास 11 घंटे तकरीबन पड़े हैं और इसमें मुझे 2 से 2.5 लीटर पानी पीना है। ठीक है। अब आप ये रूटीन हमें रीसेट करनी पड़ती है। ठीक है। और जो लोग इनहेलर यूज़ करते हैं, एक तो ये बताएं कि इनहेलर यूज़ करने से रोज़ा टूट जाता है? हाँ जी बिल्कुल, ये बड़ी लंबी डिबेट है, हमारी सोसाइटी में भी चलती रहती है, लेकिन जो इस पर जो फतवा हमसे शेयर हुआ है उसके मुताबिक रोज़ा टूट जाता है, तो इनहेलर नहीं रिकमेंड करते। ठीक है। पहले दूसरी बात, एक बात याद रखें, एस्थमा के जो इनहेलर हैं आइडियल अगर आपका एस्थमा कंट्रोल है वो ट्वाइस अ डे ही लिए जाते हैं। ठीक है। अगर आपको इतना मसला है तो फिर रोज़ा नहीं रखना आपने। ठीक है, अगर आपको 6 घंटे बाद इनहेलर की ज़रूरत पड़ रही है या 8 घंटे बाद इनहेलर की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि इससे आपका एस्थमा कंट्रोल नहीं है, तो रोज़ा नहीं रखें। अगर आपका एस्थमा कंट्रोल है तो उसमें रेगुलर मेडिसिन ट्वाइस अ डे ही है, तो वो सहरी इफ्तारी में ली जा सकती है। ठीक है। अच्छा, ये एक्सरसाइज के हवाले से बताएं, क्योंकि अक्सर लोग जिम भी करते हैं, तो जिन लोगों को ये मसाइल है सांस के, आप उनको क्या रिकमेंड करते हैं? वो एक्सरसाइज कर सकते हैं? बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन 20-30 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। और हैवी वर्कआउट्स करें या नहीं करें? वर्कआउट डिपेंड अपॉन योर कैपेसिटी। आई विल नॉट रिकमेंड कि वो किया जाए अनटिल आपका कोई गोल हो, आपने कोई मिस्टर पाकिस्तान बनना है या कुछ बनना है, वो और बात है। लेकिन 20 to 30 मिनट एक्सरसाइज इन रमज़ान इज़ मैंडेटरी करनी चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। और ये भी बता दें किस वजह से मसाइल होते हैं, जो सांस के मसाइल है उमूमन किस वजह से होते हैं?
वजह हमारा लाहौर में रहना भी तो वजह हो सकती है जो हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा कंट्रोल है, लेकिन फिर भी नॉर्मल से ज़्यादा है। स्मोकिंग जो है वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है जिसको हम इग्नोर करते हैं। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आपको लेबल कर दिया जाता है कि आपको दमा है, तो बिलीव मी आपको मैं बताऊं कि लोग जो हैं वो इनहेलर लेते हैं फॉर शॉर्टिंग, और जब वो बेहतर होते हैं उसको बंद कर देते हैं। जब बार बार ये काम उनके लंग्स के साथ होता है तो वो इतना वीक हो जाता है कि उसको जो मेडिसिन देने हम चाहते हैं वो अवेलेबल भी नहीं होती। तो जो डॉक्टर आपको रिकमेंड कर देता है सांस का जो मसला स्पेसिफिकली, तो प्लीज़ उस डॉक्टर से रुजू ज़रूर किया करें। दमा के आजकल के ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने दमा प्रॉपरली इलाज कराया तो हम इससे मौत एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन हमारे पास मरीज़ यूजुअली लेट ही आते हैं या उनको पता होता है और वो इग्नोर कर रहे होते हैं, डॉक्टर साहब ये दमा नहीं ये एलर्जी है, वो दमा से को एक्सेप्ट नहीं करते, एलर्जी को एक्सेप्ट करे बैठे होते हैं पिछले 10-15 सालों से। तो प्लीज़ जो आपको सांस का मसला है उसका इलाज कराएं और मसाइल खुद पैदा ना करें। ये स्मोकिंग वेपिंग कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों इक्वली हार्मफुल है, इसको अवॉइड किया जाना चाहिए तो आपके लंग्स बेहतर रहेंगे। ऑल राइट, लेकिन ये तो हमारी यूथ में बहुत ज़्यादा कॉमन है, वेपिंग भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो हमारी जो यूथ है उसको भी इस तरह के बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं इसकी वजह से, राइट? देखें ये तो अब आप लोगों का बड़ा रोल है मीडिया का, हम भी अपनी कोशिश करते हैं कि इस पे बात करें कि जो वेपिंग है ये जो हमने बता दिया है कि ये फ्लेवर ही है तो इट्स नॉट ट्रू। और अगर आप इसको यही समझ लें कि फ्लेवर है तो फ्लेवर को टेस्ट करने के लिए अल्लाह ने टेस्ट बड दिए हैं, लंग्स के अंदर कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि ये फ्लेवर जो है उनको वो टेस्ट कर सके या अब्जॉर्ब कर सके। तो जो फ्लेवर हैं ये भी कैंसर का बायस बनते हैं, ये वन कंपोनेंट है। और जो वेप है उसके अंदर निकोटीन है, अगर निकोटीन सिगरेट में से निकाल दी जाए तो उसकी एडिक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो इंडस्ट्री हमारे यूथ को फूल कर रही है और बदकिस्मती ये है कि पेरेंट्स वेपिंग को रिलेटिवली एक्सेप्ट कर चुके हैं जो कि नॉर्मलाइज कर दिया बिल्कुल बिल्कुल जो ये है ये इक्वली हार्मफुल है। हम बिल्कुल इसके अगेंस्ट हैं और हम चाहते हैं कि इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। एज अ क्लिनिकल सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी में ये बात करूँ। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर रोज़े के दौरान अचानक आपको सांस की तकलीफ हुई है तो पहला कदम क्या होना चाहिए आपका? देखिए अगेन डिपेंड अपॉन कि आप क्या वाकई किसी बीमारी का शिकार हैं, ठीक है। सम टाइम ये याद रखें कि रमज़ान में अक्सर लोगों को जो सांस का प्रॉब्लम अफ्तारी के बाद होता है उसकी मेन वजह उनका बेतहाशा खाने की वजह से मैदे की डिस्टर्बेंस होती है, बजाय ये कि प्राइमरी प्रॉब्लम हो। हाँ अगर आपको एस्थमा है तो क्योंकि एस्थमा की कुछ क्लासिकल सिम्टम्स होती हैं कि सांस में से आवाज़ भी आती है, चेस्ट टाइट होना शुरू हो जाती है, खांसी आना शुरू हो जाती है, तो फिर तो आपको उसको इन्हेलर ले लेना चाहिए, बिकॉज इन्हेलर इज़ द फर्स्ट ट्रीटमेंट। और अगर उसको आप टाइम पे लेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, जितना डिले करेंगे, क्योंकि जब ये एक दफ़ा इन्फ्लेमेशन सोजिश स्टार्ट हो जाती है तो इसको ट्रीटमेंट ही रोक सकती है, बजाय ये कि आप अफ्तारी तक वेट करें, उस वक्त तक बाज़ का बहुत डिले हो जाता है। तो लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इन 2026 हमारी एक्सपेक्टेशन यूजुअली ये नहीं होती। अगर आप एस्थमेटिक हैं और प्रॉपर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ये कंट्रोल एस्थमा हो जाता है। हाँ अगर आप एक ऐसी अनफॉर्चुनेटली टाइम पे हमारे पास आए हैं कि आपका एस्थमा बार बार ख़राब हो रहा है, जैसे मैंने पहले अलामत बताई हैं, तो फिर हम उस वक्त आपको बता देंगे कि जी रोज़ा जो है वो आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन दैट कंडीशन हमें वक्ती तौर पे पेशेंट को बाज़ुकात नेबुलाइज़र भी देना पड़ता है। इन्हेलर तो एक तरफ है। तो ये जो अलामत है ये यूजुअली एस्थमा का मरीज़ को समझ लग जाती है। तो कब हमें पता चले कि हम रोज़ा खोल लें, अब हमारे लिए डेंजरस है अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे? देखिए अगर पेशेंट, इसको हम इंग्लिश में ये बात करते हैं कि अनएबल टू कंप्लीट सेंटेंस, कि अगर वो अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पा रहा, ये एक पहला साइन होता है कि इसका मतलब है कि उसका एस्थमा बहुत ख़राब हो गया है। अगर उसकी सांस की रफ्तार 30 से ज़्यादा हो जाए तो ये एक जो है ऐसा अलामत है जिसका मतलब है कि उसका जो एस्थमा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इस पर आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो अर्ली साइंस कौन से होते हैं जो यूजुअली आपके पास पेशेंट्स आते हैं वो इग्नोर कर देते हैं उनको? देखिए ये अर्लीस्ट साइन था, जब हमसे बात करेगा तो वो सांस उसका फूला होता है, उसके जो मसल्स हैं एक्स्ट्रा वो यूज़ कर रहा होता है, वो प्रॉपर आगे होके पेशेंट बैठा होता है और उसके सांस की रफ्तार 30 से ज़्यादा होती है। फिर हम उसको एग्जामिन करते हैं और कुछ और पैरामीटर देख के हम डिसाइड कर लेते हैं कि इसको एक्यूट सीवियर एस्थमा का अटैक है, जिसमें उसको कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं या और ट्रीटमेंट भी की जाती है। तो इन्हेलर की कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? देखिए कोई भी दवाई विदाउट साइड इफ़ेक्ट नहीं होती, लेकिन इन्हेलर के मिनिमम साइड इफ़ेक्ट हैं। हाँ मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा इससे फेयर होता है कि इन्हेलर लग गया तो लग गया, ये सबसे कॉमन सवाल हमसे पूछा जाता है। लेकिन अक्सर हमारे एक टीचर एक बात करते हैं, मैं अक्सर कोट करता हूँ कि अगर आपको आँख में मसला हो तो आप दवाई कहाँ डालते हैं? आँखों में। तो अगर आपको सांस का मसला है तो गोली तो नहीं खानी ना, गोली अगर खाएंगे वो मैदे से, अंतरियों से, जिगर से एंड देन अपने ऑर्गन में जाएगी। तो जो इन्हेलर में डोज है वो इतनी कम है,
कि अगर उसको बॉडी में अब्जॉर्ब भी किया जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट ना होने के बराबर हैं। तो इनहेलर ही पहला और आखिरी इलाज है, ये हमें समझ लेना चाहिए। ऑल राइट, सांस के मसाइल के हवाले से बात हो रही थी, और रमज़ान में ऐसे लोग जिनको सांस के मुख्तलिफ मसाइल हैं, क्या वो रोज़ा रख सकते हैं और कौन सी ऐसी अलामात हैं जिन लोगों को रोज़े को अवॉइड करना चाहिए। मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और आज बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, दिखावा। एक ऐसा रवैया जो खामोशी से इंसान की नीयत, सुकून और माशरती इक़दार को खोखला करता चला जाता है। आज हम एक ऐसे माशरे में सांस ले रहे हैं जहाँ इबादत भी कैमरे के सामने, खैरात भी तस्वीर के साथ, और गम भी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं समझा जाता जब तक इसे सोशल मीडिया पर जाहिर ना कर दिया जाए। ख़ास तौर पर रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में इसकी वाज़ेह मिसाल बन चुका है, जहां ज़कात, खैरात और इबादत तक की वीडियोज़ और तस्वीर बनाकर लोगों को दिखाना आम हो गया है, जबकि यही दिखावा रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी नज़र आता है। कर्ज़ उठाकर बड़ी शादियां करना, हैसियत से बढ़कर तकरीबात सजाना, और हत्ता के फौतगी जैसे इबरत के लम्हात में भी नमूदो नुमाइश से बाज ना आना। नफ्सियाती तौर पर ऐसे लोगों की अपनी ज़हनी सेहत तो मुतासर होती है, साथ दूसरे लोगों में हसद और एहसास कमतरी भी पैदा होती है। और आज के सेगमेंट में हम साइकोलॉजिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि दिखावे के पीछे कौन सी नफ्सियाती वजूहात कार फरमा होती हैं, ये रवैया फ़र्द और मुआशरे दोनों को किस तरह मुतासर करता है, और इससे निकलने का दुरुस्त और सेहतमंद रास्ता क्या हो सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ फराज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, जो दिखावे की आदत है, शो ऑफ की आदत है, ये इंसान में कब पैदा होती है और इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस क्या हैं? वैसे तो माहिरीन नफ्सियात ये कहते हैं कि जो दिखावे की आदत है वो बचपन से ज़ाहिर हो जाती है। अच्छा। क्योंकि वालिदैन जो है वो जब बच्चों को कपड़े पहनाते हैं, जूते पहनाते हैं, ज़ाहरी मटेरियलिस्टिक चीज़ें उनकी तारीफ़ें शुरू कर देते हैं, वहीं से आदत शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको डीप डाउन जाएँ तो आप देखेंगे कि जब बच्चा भी दुनिया में नहीं आया होता तो एक्चुअली जो उसके पेरेंट्स की आदतें होती हैं, आई मीन कि अगर उसके वालिद और वालदा में शो ऑफ करने की, दिखावे की आदत है, तो एक तरह से वो बच्चे के अंदर इनकलकेट पैदा होने से पहले ही हो चुकी है। ऊपर से आप उसको माहौल भी ऐसा दे दें, यानी वो आगे हैं दुनिया में, अब दुनिया में आकर देखा कि माँ और बाप भी ज़ाहरी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जाते हैं। मसलन एक आपने आम देखा होगा, पैदा होते ही बच्चे को क्या देखते हैं, इसका नाक, इसकी कान, इसकी आंखें, ये सारी ज़ाहरी चीज़ें हैं। इसमें बच्चे के एट्रीब्यूट्स तो कहीं नज़र नहीं आ रहे। इसमें यह कैसे पता चले कि बच्चा तालीम याफ्ता कितना होगा, बच्चा अखलाक वाला कितना होगा, बच्चे के अंदर एथिक्स कितने होंगे? तो वो जो एक अंदरूनी एट्रीब्यूट्स या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन खुसूसियात के कलर ऊपर को भी बड़ा जज करते हैं। जी बिल्कुल, कलर को जज करते हैं। छोटे छोटे मतलब अज़ा का वो आलम कि भाई नाक तक नहीं छोड़ते, ये पुट्ठी पे है, ये कान इस पे है, फलां इस पे हैं, होंठ इस पे हैं, अच्छा दांत निकलने शुरू हो जाए, उस पे शुरू हो जाते हैं, दांत ऐसे हैं, ऐसे क्यों हैं, हाथों का ऐसे साइज क्यों है, कान बाहर को निकले हुए, बड़े क्यों हैं, छोटे क्यों हैं, ये सारी चीज़ें ज़ाहरी हैं। जब आप बचपन से इन्वायरमेंट ही बच्चे को वो देंगे, और फिर बच्चा सोसाइटी में भी यही कुछ देखेगा कि रंगत की बुनियाद पर, शक्ल की बुनियाद पर, कपड़ों की बुनियाद पर, या जो चीज़ पहनने वाली उसकी बुनियाद पर, या ज़ाहरी कार की बुनियाद पर, मोटरसाइकिल, अब मोबाइल की बुनियाद पर, यानी लोग बाकायदा कहते हैं कि जी आपका मोबाइल तो बड़ा सस्ता लग रहा है, आपका मोबाइल बड़ा महंगा लग रहा है। और ये ज़ाहरी चीज़ें बचपन से ही बचपन के अंदर शुरू हो जाती हैं, फिर ये वक्त के साथ पुख्ता होती जाती हैं। जब आप स्कूल में जाते हैं, हाई स्कूल में जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, तो एक जैसे मैंने कहा पैदाइश से पहले, फिर पैदाइश के बाद का माहौल, फिर बाद का माहौल, तो वो जो ज़ाहरी दिखने की चीज़ें हैं ना, वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती हैं। फिर जो ओरिजिनल खुद इत्मादी आपकी होती है, यानी असल में आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए आपके अंदर, वो कम होना शुरू हो जाती है, और ज़ाहरी चीज़ों से आप एतमाद लेना या लोगों के सामने आना ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाते हैं। आपका ये ख्याल होता है कि जब मैं अच्छा लिबास, अच्छे जूते, अच्छी चीज़ पहन कर जाऊँगा तो शायद उसकी वजह से मेरे तमाम जो ऐब हैं, जो कमियाँ हैं मेरी, जो डेफी, वो छुप जाएंगी। जबकि एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो हमेशा ज़ाहिर होते हैं, आपके लिबास में नहीं छुपते। बिल्कुल ऐसे ही है। आगे चल के मैं आपको बताऊँगा, बल्कि अभी आपका अगर कहें तो मैं आपको बता देता हूँ। एक सुकरात किसी का बैठा हुआ था, देखना चाहिए ना रोल मॉडल क्या करते रहे ऐसे मौके पे। सुकरात किसी का बैठा हुआ था,
तो एक साहब उसके पास आए, उन्होंने बड़ा जर्क बर्क लिबास पहना हुआ था, बड़ा खूबसूरत, उसने सर के ऊपर ताज पहना हुआ था, पाँव में उसने हीरे वाली जूते पहने हुए थे और लग रहा था जैसे कोई बादशाह शहजादा हो। उसका ख्याल था मैं जाऊंगा, मुझे देख के सुकरात तो परेशान हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, सलाम कर, जैसे ज़ाहिरी हमारा टॉपिक है। तो सुकरात ने एक जुमला बोला जो तारीख में कहा जाता है बेहतरीन जुमला एट्रीब्यूट्स के हवाले। उसने कहा, जनाब कुछ बोलिए कि आप पहचाने जाएं। यानी आपकी पहचान लिबास में और जूतों में नहीं, या ताज में नहीं, आपकी पहचान है कि आप बोलते, कम्युनिकेशन क्या है आपकी, उसको हमने पीछे कर दिया। कितने पेरेंट्स या कितने स्कूल हैं जो बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं, सिर्फ ज़ाहिरी दिखावा हम सिखाते हैं बच्चों को। अच्छा बैग ले दें, अच्छी बुक्स ले दें, अच्छी टैब ले दें, अच्छा लैपटॉप ले दें, अच्छा मोबाइल ले दें, बच्चे को बड़े से बड़ा घर ले दें, बच्चे को ज़ाहिरी चीज़ें दिखा दें, फिर बच्चा वही दुनिया में वही चीज़ें पसंद करेगा जो उसने बचपन से वैलिडेट होती देखी हैं, जिनकी तारीफ़ें होती देखी हैं, फिर एट्रीब्यूट्स की तरफ तो नहीं हो जाएगा कभी। बिल्कुल काशिफ साहब सही कहा। और मैंने कहीं पे पढ़ा था, जब इंसान के पास कुछ ना हो ना उसके किरदार में, शख्सियत में, जिसको वो प्राउडली बोल सके, तो वो फिर ये कास्ट पे, गाड़ियों पे, घर पे, इस पे शो ऑफ करने लग जाता है। वो अंदर से इतना खोखला होता है। बहुत अच्छी बात आपने की। इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल मास्क। एक वर्ड है जो रोजाना आप इस्तेमाल करती होंगी, पर्सनैलिटी। कभी आपने पढ़ा है कि पर्सनैलिटी का मतलब क्या है? ये पर्सोना के वर्ड से निकला है। पर्सोना ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब भी मास्क होता है, जिसे हम कहते हैं ना शख्सियत बड़ी अच्छी है ज़ाहिरी। एक्चुअली ये मास्क होता है जो हमने पहना हुआ होता है। बिल्कुल ऐसे ये मास्क हम क्यों पहनते हैं? एक्चुअली इसलिए पहनते हैं कि हम अपने अंदर के खोखलेपन को छुपाना चाहते हैं। अंदर वैक्यूम है मेरे अंदर। जैसे अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि मेरे अंदर खूबी कोई नहीं है, एट्रीब्यूट कोई नहीं है, अब मैं क्या दिखाऊं? ये आज सोशल मीडिया पे भी क्या हो रहा है भाई, बात ये है अगर किसी के पास कंटेंट हो तो उसको किसी के ज़ाहिरी लिबास, ज़ाहिरी गुफ्तगू पे जाने की जरूरत ही नहीं। कंटेंट ही नहीं है हमारे पास। जब कंटेंट से मुकाबला नहीं कर सकते, सवाल और जवाब से मुकाबला नहीं कर सकते, हम क्या कहेंगे? ये देखो ये एंकर बैठी है, रमजान नशरियात करी, सर पे दुपट्टा ही नहीं लिया हुआ, ये मेकअप करके बैठी हुई है, इसको ख्याल ही कोई नहीं आ रहा, साथ आलम भी बैठे हुए हैं, सर मारे नफ्स वो भी इनको बता रहे। यानी अब नीचे कमेंट्स पढ़ें। मैं हमेशा, मुझे कभी जो बोल रहे हैं उस पे फोकस नहीं करेंगे। क्या आपने अच्छी बात की, कंटेंट पे, हाँ, इल्म पे फोकस नहीं करना उन्होंने। यकीन कीजिए अगर वो कंटेंट सुन लें ना तो शायद ये बातें उनके जहन में भी ना आए जिनके ऊपर उन्होंने हमें इस तरह। ऐसे ही है। अच्छा, वो क्योंकि कंटेंट को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ता है, सिंथेसिस करना पड़ता है, फिर उस पर बात करनी पड़ती है। इतना कौन जोर दे, इतना कौन टाइम दे? लिहाजा बहुत आसान है तनकीद करना, जुमले बोलना, दिखावे की चीज़ों के ऊपर आ जाना। उससे ये होता है कि उनके अंदर का जो लाइल्मी है, कमज़ोरी है, वो छुप जाती है और वो समझते हैं कि इसको हम कहते हैं कि जब आप अपना इन्फेरिटी कम्प्लेक्स हो ना तो उसको छुपाने के लिए आप सुपीरियर होना चाहते हैं। अब क्या होगा कि क्योंकि एंकर की और मेहमान की बात समझ में नहीं आ रही, आपका वो इतना एक्यूमन या विजडम या विजन नहीं है, लेकिन आप अपने उस एहसास कमतरी को छुपाने के लिए कि क्योंकि मैंने बात सुनी नहीं तो मैं एहसास बरतरी क्या तारी करूंगा, मैं मजहब की, दीन की, रूहानियत की अपने अंदर मास्क पैदा करके कहूंगा और फिर सारे नीचे कहेंगे हाँ वाकई इसने पर्दा नहीं किया, हाँ ये मेकअप करके बैठे, हाँ इसको कुरान का, इसको रमजान के। अच्छा, जितनी गुफ्तगू हो रही होती है वो सारी रमजान और कल्चर और दीन और कुरान और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। मुझे आज तक याद नहीं पड़ता कि हमने कभी उससे हट करके गुफ्तगू किसी भी मौजू पर, हम तो वो लफ्ज नहीं बोलते जो मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसा लफ्ज हमारे मुंह से या कोई ऐसा गैर इखलाकी बात नहीं होती, सोची भी नहीं जा सकती ऐसी। लेकिन उसको छोड़कर हमारे ज़ाहिरी लिबास और ज़ाहिरी जूतों और ज़ाहिरी जुराबों और ज़ाहिरी बालों की कटिंग के ऊपर आ जाते हैं। कि जो शो ऑफ की आदत है, दिखावे की आदत है, ये कौन सी बुराइयां हैं जो इसकी वजह से जन्म लेती हैं हमारे मुआशरे में? बहुत अच्छी बात। सबसे पहली बुराई जैसे मैंने कहा, नफ्सियाती खोखलापन, खुद इत्मीदी की कमी और जो वैलिडेशन है ना, सोशल वैलिडेशन, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हमारी सोसाइटी में आ गया है। हम बच्चे को सेल्फ वैलिडेशन नहीं सिखाते। यानी हम बच्चे को ये नहीं कहते कि बेटे आपके ज़मीर को, सेल्फ वैलिडेशन कौन सी चीज़ करती है? वो करती है आपका ज़मीर। यानी मुझे मेरा अंदर बताया काशिफ आपने क्या पहनना है, क्या बात करनी है, और मैं ज़मीर मेरा कट के सोसाइटी या कल्चर या रूहानियत या मज़हब से नहीं बात कर सकता। अच्छा, अब होता क्या है कि वो लोग जो बात करते हैं, जो गुफ्तगू करते हैं, उनके अंदर ये चीज़ें होती नहीं है, वो कट ऑफ होकर बात कर रहे होते हैं। उसके बाद ये है कि वो लोग जिनके अंदर कोई ज़ाहिरी खूबी नहीं होती, वो इसके अंदर ज़्यादा ट्रैप होते हैं। अनएजुकेटेड लोग, इलिटरेट लोग, जिनका नॉलेज नहीं होता, इल्म नहीं होता, फिर वो लोग जो बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं, वो बहुत जल्दी मादियत प्रस्त, जिनके लिए ज़ाहिरी हुस्न, जिनके लिए ज़ाहिरी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो इसके बहुत जल्दी आदी हो जाते हैं। वो लोग जिन्होंने किसी अच्छी जगह से तरबियत नहीं ली होती। मैं हमेशा कहता हूँ कि इसमें वालिदैन, असातिज़ा,
आपका मस्जिद, आपका मदरसा, आपकी माँ और मीडिया, जिसको आप रोजाना जो रील्स आप देखते हैं उनके बड़े असरात होते हैं। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, इतना बड़ा रोल है कि हम एडिटेड वर्जन ऑफ लाइफ को पसंद करने लग गए हैं, ओरिजिनल वर्जन ऑफ लाइफ जो कहीं पीछे रह गया आपने है। फ़ोन की बात की है, अब मैं समझती हूँ, मेरे से आप डिसएग्री कर सकते हैं कि जब तक मेरा फ़ोन ख़राब नहीं हुआ ना या उसमें कोई मसला नहीं है तो मैं नया नहीं लूँगी। सही, लेकिन जो एक पेयर प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, जैसे नया मॉडल आया एक सर्टेन कंपनी का, आपने फ़ौरन जाके खरीदना है, वरना पता नहीं सोसाइटी आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। ये जो मेरे पास मोबाइल है ये 6 साल पुराना है, तो आप यकीन करें, बिल्कुल आपकी बात 100% ठीक है। जो भी मेरा मोबाइल देखता पहली बात वही करता है अभी आपने की, डॉक्टर साहब ये जो रखा मोबाइल। अच्छा, मैं वो आप वाली बात कहता हूँ कि भी इसमें खराबी क्या, प्रॉब्लम क्या, मसला क्या, मैं क्यों चेंज करूँ। वो वही बात आपने जो की, वो कहते हैं जो इतने वर्जन आ गए हैं जी, नए आ गए हैं जिसमें ये चीज आ गई, मॉडल छोड़े इसको। अब मैं उनसे एक बात करता हूँ कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो भी 54 साल पुराना मॉडल है, इससे भी बात करनी छोड़ दें आप, मुझसे बात कर रहे हैं ना जिसका मोबाइल। तो जब वो वर्जन जो जितना पुराना होता जाता है उतना ज़्यादा वैल्यूएबल होता जाता है। तो आप मुझे इसकी वैल्यू को मुझे ना बताएं, मुझे पता है इसकी वैल्यू का, मेरी यादें हैं इसके अंदर, मेरा इसके साथ एक तल्लक है। जो आपने सवाल किया कि सोशल मीडिया का क्या रोल है, एक डोपामिन होता है जो हमें हैप्पीनेस हार्मोन देता है। बिल्कुल इस वक्त हम सारी कौम जो है, मैनहैसल कौम, डिजिटल डोपामिन पे लगे हुए हैं। True. जो डोपामिन होता था ना, वो आपको पता कैसे मिलता था? वो मिलता था, आपने काम किया, यानी आपको घर वालों ने कहा बिल जमा कराना, आपने बिल जमा करा दिया, आपने नोट किया कि बड़ी सेटिस्फेक्शन सी होती है, जमा करा दिया मैंने, या कुछ अचीव किया। वही मैं कहने लगा, आपको छोटी छोटी बातों मिसाल दे रहा हूँ कि आम लोगों को समझ आ जाए। आपने बच्चे की फीस जमा करनी, आपने जमा करवा दी, आपने कहीं मिलने जाना था, मिलने चले गए, आपने 2-4 काम किए, जब आपने ये टास्क कंप्लीट किए तो डोपामिन मिलता था। अब क्योंकि हम करते ही कुछ नहीं, घर बैठ के मोबाइल पे लगे रील्स देखने, सारी रात सारा दिन, पूरी रात जागते रहते हैं, पूरा दिन सोते रहते हैं। अब हमें मिलता है डिजिटल डोपामिन, यानी जब मैं 8-10 रीलें देखता हूं तो समझता हूं बड़ा काम किया आज मैंने। उस डिजिटल डोपामिन की वजह से क्या होता है, एक तो इंस्टेंट है, यानी फौरन मिला, बगैर सोचे समझे, बगैर गौर किए, बगैर अपना कंफर्ट जोन छोड़े, बगैर अपना जो है ना वो कुशन छोड़े, बगैर अपना बेड छोड़े, बगैर अपनी जगह और घर छोड़े, तो मैं डिजिटल डोपामिन के ऊपर लग गया हूं। दूसरा, जैसे मैंने कहा, हाईलाइट्स कंपैरिजन शुरू हो गया। हाईलाइट कंपैरिजन ये है कि मैं और आप अपनी तस्वीरें खींचते हैं, जानते हैं लगाते कौन सी हैं सोशल मीडिया पे, जो सबसे ज्यादा हमसे दूर हो हकीकत में, यानी जिसके अंदर फिल्टर लगा हो, जिसके अंदर हम बिल्कुल मतलब ओरिजिनली हमसे कितना दूर हो। वो हो सकता है आम बंदा देख रही है, आप ही हैं जिनकी तस्वीर है, इस हद तक। अब तो एआई आ गया, हमने और उसके अंदर जिद्दत लानी शुरू कर दी। उससे क्या होता है, एडिटेड वर्जन की वजह से, हाईलाइट्स कंपैरिजन की वजह से, डिस्प्ले की वजह से, वो जो डिस्प्ले स्क्रीन है उसकी वजह से आप ओरिजिनल लाइफ की मुश्किलात से भागते हैं और दिखावे की लाइफ को आप ज़्यादा पसंद करना शुरू कर, शो ऑफ आपकी लाइफ बनना शुरू हो गया है, हकीकत आपसे दूर भी हो गई और आपको बुरी भी लगना शुरू हो गई है। सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा कसूर है, जहाँ फ़ायदे भी दिए उसने यहाँ पर एक बहुत बड़ा लॉस भी हमें दिया कि हकीकी ज़िंदगी से निकालकर हमें एक फेरी टेल्स वाली ज़िंदगी, एक यानी कि ख्याबों ख्यालों वाली ज़िंदगी, जो मेरी एक होती है डिज़ायर्ड सेल्फ, एक होती है इनर ओरिजिनल सेल्फ। ओरिजिनल सेल्फ से निकालकर मुझे डिज़ायर्ड सेल्फ में ले गया, जो मुझे हिम्मत, हौसले, बहादुरी, स्ट्रगल से हासिल करनी चाहिए थी, वो मैं हासिल कर रहा हूँ यहाँ बैठकर फिल्टर लगाकर। यानी मैं जो बनना चाहता हूँ, आपने नोट किया होगा, हम जो प्रॉम्प्ट देते हैं वो क्या देते हैं, 2 गाड़ियाँ खड़ी कर दो, न्यूयॉर्क की बिल्डिंग बना दो, मुझे पेंट कोट पहना खड़ा कर दो। ये चीज़ें ज़िंदगी में हासिल करने के लिए मुझे मेहनत करनी थी, उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, प्रॉम्प्ट देकर मैंने एआई से बनवा लिया। तो ये भी सोशल मीडिया का काम है कि मुझे वो बना देता है जो मैं ओरिजिनली नहीं हूँ, जिसकी वजह से फिर मैं हर जगह से वही तवक्को करता हूँ कि जब आप मुझे मिलेंगी तो वैसे ही तवक्को से मिलूंगा जैसे सोशल मीडिया मुझे लाइक देता है, आप भी लाइक देंगे। बिल्कुल काशिफ साहब, ऐसे ही है। मेरे एक टीचर थे जो हमें पढ़ाते थे, तो वो हमसे आके पूछते थे कि आप फेसबुक यूज करें या फेसबुक आपको यूज करें। बहुत अच्छी बात कहते थे। और ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है कि भाई ये जो चीजें हैं ये हमारे इस्तेमाल के लिए हैं, लेकिन ये हमें इस्तेमाल कर रही है। और जैसे मीडिया की एक थ्योरी भी है, यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, कि मतलब हम कैसे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एक सर्टेन टाइप ऑफ मीडिया यूज करते हैं, फिर हमें ये डिजिटल डोपामिन जो आपने जिक्र किया है मिलता है, लेकिन ये बड़ा टेम्परेरी होता है। जो अचीव करके हमें डोपामिन मिलता है, कोई किताब खत्म कर ली, कोई ये, वो परमानेंट होता है, इसकी टाइम लिमिट बड़ी थोड़ी होती है डिजिटल डोपामिन की। बड़ी अच्छी आपने बात की, क्योंकि आपके टीचर पढ़े लिखे थे, उन्होंने मिसाल पढ़ी लिखी थी। हमारे गाँव में अनपढ़ हैं हमारे दादे नाने, वो बड़ी अच्छी बात करते हैं। वो कहते हैं एक दिन मेरे बच्चों को उन्होंने कहा, उनके दादा ने,
कहने लगे हम जानवरों को रस्सी से बांधा करते थे, तुम लोगों ने चार्जर ने बांधा हुआ तुम लोगों को, फर्क कोई नहीं, तुम भी जानवर ही हो, तुम डिजिटल जानवर हो। बिल्कुल जो ही ऐसे ही किसी है। के घर जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे, बच्चे पहला काम क्या करते हैं, पापा ये केबल देना। किसी घर जाएंगे, आपके पास वो फलां चार्जर है, यानी कि हम, और फिर आप देखेंगे जहां पर तार लगी होगी वहां जाके बैठ जाएंगे, ऐसे टेढ़े होके बैठे होंगे कि ऐसे करके देख रहे होंगे। तो बांधने वाली बात ही ना, जैसे जानवरों को बांधा जाता, तुम लोगों को केबल के साथ बांध दिया और तुम लगे हुए बगैर सोचे हुए उसके बिल्कुल ऊपर। ऐसे ही। अच्छा, हम सही शो कहा। ऑफ की बात कर रहे थे, तो आपको नहीं लगता ये लो कॉन्फिडेंस की भी निशानी है कि आप में पुरएतमादी ही नहीं है, अपनी जात पे आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है? असल में अपनी जात पे एतमाद वालिदैन ने बचपन में सिखाया ही नहीं। बिल्कुल। जब वो देखिए ना, हमारे यहाँ जब बच्चों को नहला के कपड़े पहनाने हो तो क्या कहती हैं माएँ, अमूमी माएँ, वो कहती हैं बेटा जरा नहा के कपड़े पहनो, अच्छे लगेंगे। यानी उनको बताया जाता है कि तुमने अच्छा लगना है कपड़े बदलने से, बिल्कुल। तुमने अच्छा लगना है जूते पहनने से, तुमने अच्छे लगना है कपड़े नए पहनने True, से। ऐसे क्या है। उसको ये बताया बेटे अच्छे लगने के लिए नई बात सीखना जरूरी है, बेटे अच्छे बिल्कुल। लगने के लिए नई किताब पढ़ना जरूरी है, बेटा अच्छे लगने के लिए नई महफिल अटेंड करना जरूरी है। तो सेल्फ एस्टीम या जिसको आप कॉन्फिडेंस कह रही हैं, उसकी कमी तो पेरेंट्स ने दे दी उनके अंदर, इनकलकेट कर दी। अब कैसे मुमकिन है कि आगे चलकर वो आपकी जात का परमानेंट पार्ट क्यों ना बन जाए? वो इस वजह से फिर आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनती है और फिर पूरी जिंदगी पे एतमाद नहीं ले पाते। फिर आप चीजें ढूंढते फिरते हैं कि जो पहनकर आपको अच्छी लगे, ताकि आप कोपिंग कर सकें उस लो सेल्फ एस्टीम का जो आपके अंदर आना शुरू हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम पेरेंटिंग के रोल के हवाले से फिर बात कर लेते हैं। फिर कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑथेंटिसिटी और सिंप्लिसिटी सिखाएं? पहली बात तो ये है कि जितने भी पेरेंट्स हैं ना, उनका भी बेचारों का कसूर नहीं है, वो एक ट्रैप में आए हुए हैं जिसे हम कंपैरिजन ट्रैप कहते हैं। वो समाजी एक इशू है ना, जिसमें कि लोग क्या कहेंगे, लोगों की गुफ्तगू में बड़ा डरते रहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं कीपिंग अप विद द जॉनसेस, कि हम कहीं पीछे ना रह जाएं। Exactly. जो सारे करें हम भी वही करें, एक बात रैट रेस में लगे हुए हम, मादा प्रस्ती का एक आलम है। तो ऐसे में जो पहला काम पेरेंट्स को करना है, वो बच्चों को सोशल वैलिडेशन कम सिखाएं, सेल्फ वैलिडेशन ज्यादा सिखाएं। बिल्कुल, वेरी बच्चों के इंपॉर्टेंट अपने अंदर अल्लाह ताला ने एक कॉन्शियस, एक ज़मीर दिया हुआ है, उसके मुताबिक बच्चे को अपने आप की खुद तारीफ करने की आदत डाले। बेटे अच्छा काम करो, खुद की तारीफ करो सबसे पहले। दूसरों की तारीफ या दूसरों की गुफ्तगू से अपने आप को पहले देखो कि तुम ठीक हो। अगर तुम ठीक हो तो बाकी भी तुम्हें अच्छा कहेंगे। बिल्कुल दूसरा ऐसे काम जो करना चाहिए उनको, ग्रेटिट्यूड। जो पेरेंट्स ने काम सिखाना छोड़ दिया वो सपास गुजारी और शुक्रगुजारी है। ना तो अल्लाह की हम शुक्रगुजारी सिखा रहे हैं, ना इंसानों की सिखा रहे हैं। जब हम छोटे थे हमारे पेरेंट्स कहते थे चाचू हैं, अंकल हैं, आंटी हैं, खाला हैं, फुफ्फू हैं, रिश्ते रखते हुए थे, और फिर कहते शुक्रिया अदा करो, थैंक यू बोलो। आज हमने अपने बच्चों को थैंक यू बोलना, जज़ाकल्लाह कहना, शुक्रिया कहना ख़त्म कर दिया। जब ये आएगा तो दिखावा ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और आपके अंदर एक पॉजिटिव ट्रेट आना शुरू हो जाएगी। तीसरा काम आप ये कीजिए, डिजिटल डिटॉक्स कीजिए थोड़ा सा अपने आप को। कोई एक टाइम बड़ा ट्रेंड चल रहा है आजकल डिजिटल डिटॉक्स। बहुत ज़रूरत है। अगर आप नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली तबाह हो जाएंगे आप। तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों के। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप रोज़ों का महीना डिजिटल फास्टिंग रखिए। जब वैसे फास्टिंग किए, डिजिटल फास्टिंग भी कीजिए। अच्छा, कोई क़यामत नहीं आने लगी, आप यकीन कीजिए। मैंने मोबाइल बंद करके भी देखा है, डिजिटल डिटॉक्स करके भी देखा, एरोप्लेन मोड लगा के भी देखा। दुनिया मैं नहीं चला रहा, जो चला रहा है ना अल्लाह उसको चलाने दे, दुनिया चलती रहेगी। आप नहीं भी होंगे, आपका मोबाइल नहीं भी चलेगा, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ना। हमारे जहन में पता नहीं कहाँ से आ गया वर्ल्ड हम चला रहे हैं। अगर पता नहीं मेरा मोबाइल ना हुआ, बेल ना आई, कोई आपको टेलीफोन ऐसा नहीं आने लगा, फरिश्ते ने कोई आपसे नहीं कहना जनाब बताइए कैसे दुनिया को हम चलाएं। इसलिए दुनिया को चलने दें, थोड़ी देर बंद कर दें। ज़्यादा नहीं मैं कहता। देखिए ये नई जनरेशन है, ये पढ़ती मोबाइल के ऊपर है, काम मोबाइल पे कर रही है, बिजनेस है लोगों के मोबाइल पे। मैं नहीं कहता 100% बंद कर दें, लेकिन कोई आप एक आध घंटा अपनी जिंदगी का, 1 घंटा 2 घंटे जितना आप कर सकें। रात को 2 बजे बेल बजती है आप उठाते हैं, 3 बजे आपका कोई मैसेज आता है आप उठाते हैं, कोई अलर्ट बजता है आप उठाते हैं। आपकी तो नींद तबाह हो जाती है। अभी यहाँ आने से पहले मेरे पास एक सरकारी जगह पे एक क्लिनिक है, वहाँ अभी एक पेशेंट आया हुआ था बच्चा। उसने कहा जी रोज़ाना सुबह 5 बज जाते हैं, कोई ना कोई मोबाइल पे मैसेज चीज़ आती है, देखना शुरू कर, पूरी रात गुजर जाती है। सर मैं क्रिकेटर हूँ बहुत अच्छा, तो रात ना नींद आने की वजह से सारा दिन मेरा डिस्टर्ब होता है, मैं क्रिकेट पे तवज्जो नहीं दे पा रहा। तो मैंने उससे कहा बेटा बंद क्यों नहीं करते? तो उसने वही बात की जो अभी मैं आपका, उसने कहा सर मुझे होता है कोई अहम मैसेज ना हो, कोई अहम चीज़ ना हो। मैंने कहा कभी ऐसी अहम मिली रात को? कहता आज तक कभी नहीं मिली। मैंने कहा आइंदा भी नहीं मिलनी तुम्हें। हमारी पाकिस्तानी टीम का कोई क्रिकेटर तो नहीं है। उसके बाद चौथी चीज़, वैसे जो आपने बात से मेरे जहन में आ गया कि लगता है उनकी कारकर्दगी की वजह भी यही है। बिल्कुल। चौथी चीज़ ये है एनोनिमस चैरिटी। छोटे बच्चों को चैरिटी करना प्लीज़ सिखा दीजिए। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, दोबारा आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ,
जब हमने पूछा ना उनसे अब्दुस्तार ईदी से कि आप ईदी बने, कब बने, उन्होंने कहा बहुत बचपन में बन गया था, जब मेरी माँ मुझे 2 आने देती थी और कहती थी बेटा एक आना तेरा, एक तेरे दोस्त का। वो कहते जी छोटी उम्र में, और वो कहता है कि थोड़े अरसे बाद मेरे जहन में आया कि दोनों आने ही मेरे दोस्त के, मैं वहीं ईदी बन गया था स्कूल में। एनॉर्मस चैरिटी ये होती है अपना नाम और दिखावा आए बिना किसी को देना। मैं एक मिसाल, अगर आपका टाइम है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फारिग हुआ, मास्टर्स किया अपने साइकोलॉजी में, तो अखबार ज्वाइन कर ली। बीट मुझे दे दी उन्होंने फिल्म की, और जानते हैं पहला शख्स जो मुझे दिया उन्होंने वो कौन था? सुल्तान रईस साहब। तो मैं सुल्तान रईस के घर गया और उनकी गाड़ी में बैठा, पीछे बैठे हुए थे, आगे ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। एक हैट उन्होंने सर पे रखा हुआ था, एक हैट के अंदर पैसे थे, 1 रुपया, या उस जमाने में सिक्के होते थे, वो 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। तो जो भी रास्ते में आता वो शीशा नीचे करते, बातें मुझसे कर रहे थे, इंटरव्यू मुझे दे रहे थे, उसको पैसे देते जाते। अब मैं देखता जा रहा हूँ, चलते चलते उनका घर जो शादमान है वहाँ से हम पहुँच गए शाहनूर स्टूडियो। स्टूडियो जब इंटर हुए तो वहाँ पर भी उन्होंने गेट पे लोगों को पैसे दिए। तो मैंने सुल्तान रईस साहब से कहा, मैंने कहा सर मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों को पैसे दे रहे हैं, उनकी तरफ देख नहीं रहे आप। जो उन्होंने जुमला बोला, खुदा की कसम मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा जब अल्लाह ने मुझे कुछ देना था मेरा चेहरा देख कर दिया मुझे। ये मुँह इस काबिल है कि फिल्मों में हीरो आए, मैं कैसे किसी का चेहरा देखकर उसको चैरिटी करूं? मुझे शर्म आती है, मुझसे खूबसूरत लोग बाहर खड़े हैं और मैं उनको पैसे दे रहा हूं। मैंने आगे से कहा, बच्चा था, मुझे इतना मास्टर्स किया था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने कहा सर इसमें से कई प्रोफेशनल होंगे, 2 नंबर होंगे। उन्होंने कहा बेटे जजमेंट का इख्तियार अल्लाह ने अपने हाथ में रखा, इंसानों के हाथ में नहीं दिया। बेटे मैंने अपनी नीयत देख कर देना है, उसको देख कर नहीं देना वो कौन है। बेटा जब मैंने दिया मेरी नीयत नेक थी। तो मैं हमेशा कहता हूँ अपने बच्चों को नेक नीयत और ईदी की वालदा की तरह 2 आने देकर एक दोस्त को देना, और साथ ये भी बताएं बेटे जब कुछ करना है उसका सिला अल्लाह से मांगना है, उसका सिला इंसानों से नहीं मांगना। और फिर जो अदम तहफ़्फ़ुज़ आपके अंदर आया हुआ है ना, एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है दिखावा अदम तहफ़्फ़ुज़ का, अपने अदम तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म कर दीजिए। दिखावा आपका डिफेंस नहीं कर सकता। अच्छा सर, हम दिखावे की बात कर ही रहे हैं, तो ये जो शादी पे आजकल हम देखते हैं बहुत ही कोई मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, इतना अफोर्ड कर सके, वो बहुत भारी भरकम कर्जे लेती हैं और फिर शादी करते हैं, क्योंकि वो सादगी से शादी अगर कोई कर ले तो फिर वो जो रिश्तेदार है लोग क्या कहेंगे, एक डिश रखी है तो लोग क्या कहेंगे, मटन नहीं पकाया तो लोग क्या कहेंगे, चिकन क्यों रख दिया। और इवन हाल ये हो गया है कि फौतगी पे भी जिन बेचारों के घर फौतगी होती है, अभी रिसेंटली पिछले महीने हमारे घर भी हुई है, वी आर लाइक फोकस्ड ऑन कि भाई जो लोग आ रहे हैं उनको खिलाना क्या है। क्या आपके पास ग्रीव का टाइम नहीं है कि आप बैठ के रो सकते हो? तो ये दिस इज़ वेरी स्केरी एंड दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। तो ये चीज़ें कैसे ख़त्म हो सकती हैं हमारी सोसाइटी में? बहुत दुख की बात की आपने। सबसे पहले तो आपसे सॉरी कि आपके घर में एक इस तरह से वाक़या हुआ। दूसरी बात यह है कि आपने बहुत मेरे दिल की बात की है। मैं हैरान होता हूँ कि लोग इस बात के ऊपर फौतगी का खाना छोड़ के नाराज़ होकर आ जाते हैं कि मुझे चिकन में लेग की बोटी नहीं दी इन्होंने डाल के, और वो मांग रहे होते हैं, मुंह से मांग रहे होते हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ तो ये आम सा रवाज है। बिल्कुल आपने सही है। तो जो लोग फौतगी के ऊपर इस तरह की चीज़ों को नहीं छोड़ते, शादी तो बहुत खुशी का मकाम है। अब सवाल है करते क्यों हैं? वही बात जो हम पहले करें, लोग क्या कहेंगे। हमें हर वक्त लोगों की फिक्र रहती है, और जो लोगों के ऊपर अल्लाह की एक ज़ात है हमें उसकी कोई फिक्र नहीं होती, अल्लाह क्या कहेगा। यानी जब मैं इतनी शो ऑफ करता हूँ, मैंने कभी सोचा है कि मेरे इसी मोहल्ले, इसी कॉलोनी, इसी हाउसिंग अथॉरिटी में कोई गरीब घर भी रहता होगा जिसकी बेटियां इसलिए नहीं ब्याही गई, उनके पास इतना सामान नहीं है। जब मैं ये दिखाऊंगा तो आप लोगों को ये बता रहे हैं कि इतना सामान हो तब शादी होती है। खुदा की कसम मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ। कल मेरी मुलाकात हुई, उनकी बड़ी बेटी की उम्र 39 ईयर, सबसे छोटी बेटी की उम्र 31 साल। मैंने उनसे पूछा आपने अपनी बेटियाँ तीनों की शादी क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा सर देने के लिए मेरे पास उतना है नहीं, मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, करते करते बेटियां इस उम्र में आ गई। तो मैंने कहा आप ना दें, तो उन्होंने कहा सर फिर मुंह क्या दिखाऊंगा सोसाइटी को। आज एक साहब ने मुझे बताया सुबह कि मेरी बेटी को इस वजह से वो हर चौथे दिन घर भेज देते हैं कि तुम जहेज में क्या लेकर आई हो। Exactly. कहते हैं जब मेहमान आकर पूछते हैं की ले आइए थोड़ी नौ, हम क्या दिखाएं उनको। यानी दिखावा इस। मैंने कहा तुम्हें क्यों नहीं दिखाते, ये लेकर आए पढ़ी लिखी मास्टर्स, बिल्कुल उसको नहीं दिखाते कि जो पढ़ी लिखी सुलझी हुई तरबियत याफ्ता बहू लाए हैं। हमें चीज़ें चाहिए, दिखाना क्या क्या है। शादियों पे आप देख लें, हम कभी खानदानी रवायात की बात नहीं करते, हम दिखाते हैं कि सूट खटे करके ऐसे दिखा रहे होते हैं कि ये इतने बरी में सूट आए हैं। तो ये सोसाइटिकल ट्रेंड है, इसको जब तक हम गुफ्तगू नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं करेंगे, उनके दिलों में नहीं उतारेंगे। हम बातें तो बड़ी करते हैं खातमुन नबीयीन, हम कहते हैं रमज़ान बड़ा तकद्दस का महीना है। तो मैं एक लाइन हमेशा बोला करता हूँ कि आज ज़रूरत समर की है कि तालीमात रसूल को किताबों के औराक से निकाल कर
लोगों के दिल, कल्ब और उनके किरदार में शामिल किया जाए। बिल्कुल। तब फिर बात आई, खाली बातें करने से तसव्वुफ बर्ज़बां शायरी गुफ्तन खूब अस्त। मौलाना रूमी ने कहा तसव्वुफ और नेकी की बातें ज़ुबानी कलामी करना बहुत आसान। अल्लामा इकबाल ने कहा इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। तो किरदार के गाजी बन के दिखाइए, अमलन कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपको देखकर आप जैसे होने की कोशिश करें, ना कि लोगों की देखा देखी आप शादी ब्याहों पर कर्ज लेकर पैसे लगा देते हैं, चीजें बेचकर पैसे लगा देते हैं, कितने साल तक फिर वो अदा भी अदा नहीं भी कर करते पाते। रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। दिखावे के हवाले से बात हो रही थी कि आज जो शो ऑफ करना है वो हमारी सोसाइटी की एक बीमारी बन चुका है। इसमें सोशल मीडिया का क्या किरदार है और पेरेंटिंग का क्या रोल है, इस हवाले से भी हमने बात की। डॉक्टर काशिफ फराज मेरे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। वेलकम बैक। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और आज हमारे साथ शेफ़ मौजूद है। देखते हैं आज वो हमारे लिए कौन सी रेसिपी लेके आई है, उनकी तरफ चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ हमना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हमना, ये बताएं कि आज हमारे लिए आप क्या लेके आए हैं, कौन सी इंटरेस्टिंग रेसिपी? आज क्योंकि रमज़ान का मंथ चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग रमज़ान में सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं डेट्स। बिल्कुल। तो आज डेट्स को हम थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में करेंगे। लाइक नॉर्मल डेट्स खा खा के बंदा बोर हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए उनको मॉडिफाइड फॉर्म में ऐसे करेंगे कि वो हेल्थियर वर्जन भी है और किड्स बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे इसको। तो और सेकेंडली हमारे पास कोल्ड कॉफ़ी भी है। कोल्ड कॉफ़ी और थर्ड थिंग, तीनों चीज़ें जो है वो किड्स फेवरेट हैं। ऑलराइट, ठीक है, फिर स्टार्ट करें आप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोल्ड कॉफ़ी से स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये आप फुल आपकी रेस्टोरेंट स्टाइल कोल्ड कॉफ़ी होगी? बिल्कुल, बहुत अच्छी। तो कॉफ़ी कौन सी यूज़ करेंगे इसमें आप, इंस्टेंट या दूसरी? नहीं, इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ होती है इसमें। ठीक है। तो वैसे क्या सीक्रेट है अच्छी कोल्ड कॉफ़ी बनाने का? अच्छी कोल्ड कॉफ़ी बनाने में एक तो इसमें आप चॉकलेट सिरप अच्छे ब्रांड का यूज़ करें और सेकेंडली इसमें कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा होना चाहिए और थर्ड इसमें आइसक्रीम जो है वो हम कॉफ़ी के अंदर भी डालेंगे और टॉप भी करेंगे। और आप इसमें अगर आइसक्रीम नहीं है तो एक और सीक्रेट होता है, वो आप विपिंग क्रीम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी आपने सबसे पहले मिल्क ऐड किया? मिल्क ऐड किया, चिल्ड मिल्क लेना है। उसके बाद हम सबसे पहले कॉफ़ी का जो है ना वो हम इसको फ्रॉथ क्रिएट कर लेंगे, कैपुचिनो। ठीक है, ऑलराइट, कैपुचिनो ऐड किया आपने। और अगर कोई शुगर नहीं ऐड करना चाह रहा तो उसके लिए क्या ऐड होगी? आप वो भी अपनी चॉइस है, आप उसका फ्रॉथ क्रिएट ना करें, आप जस्ट उससे करें। 1 टीस्पून हम इसमें कॉफ़ी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ही शुगर ऐड करनी है। आप शुगर में से डबल ऐड होती है लेकिन हम थोड़ा सा इसको लेस शुगर में हम प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद इसमें वार्म वाटर ऐड करना है आपने। ठीक है, आपने शुगर ऐड किया है, उसके बाद आपने कॉफ़ी ऐड किया है। हाँ जी, ठीक है, उससे पहले आपने मिल्क ऐड किया है। मिल्क ऐड किया। अच्छा, अक्सर जो लोग हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो उनके लिए कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन है अगर वो मिल्क ना ऐड करना चाहें? आप उसमें फिर उसको किसी और चीज़ पे, लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो वो किसी और टाइप का मिल्क यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर कोकोनट मिल्क यूज़ कर लें तो वो भी बहुत अच्छा, वो हेल्दी ऑप्शन है। हेल्दी ऑप्शन है। ठीक है। और अगर कोई शुगर बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहता तो आप इसकी जगह ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं, या आप इसको यहाँ पे शुगर स्किप करके आप सिंपल इसमें वाटर और कॉफ़ी का मिक्स ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो ये वैसे कौन सा टाइम है बेस्ट? सहरी में भी यूज़ कर सकते हैं हम इसको? सहरी में भी यूज़ कर सकते हैं, इफ्तार के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उस टाइम आप वैसे ऑलरेडी एनर्जी इतनी लो हुई होती है कि आप उसको थोड़ा सा एनर्जी को अप करने के लिए आप ये यूज़ तो सेफ है अगर हम इफ्तार में कॉफ़ी यूज़ करें? क्योंकि पूरा दिन हम पानी तो पीते नहीं है। जी, पानी पीते नहीं है, तो आप ये है कि थोड़ी सी इसकी अमाउंट बैलेंस करके, लाइक कॉफ़ी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ना रखें, उसमें दूसरी चीज़ों की अमाउंट थोड़ी ज़्यादा रखें ताकि आपकी कॉफ़ी वाला जस्ट कैफीन इनटेक ना करें आप। ठीक है, तो अभी आप क्या कर रही हैं? ये जस्ट मैंने वार्म वाटर में कॉफ़ी डाइल्यूट किया, साथ शुगर ऐड किया और हम इसके अलावा और शुगर नहीं ऐड करेंगे बिल्कुल भी, और इसका बहुत माइल्ड फ्लेवर होगा। ठीक है, नेक्स्ट ओके, हमने इसमें शुगर भी ऐड कर दिया है। आप क्या बाद डालेंगे? हम आप चॉकलेट सिरप ऐड करेंगे। अच्छा, सिरप का बहुत ज़्यादा रोल होता है क्योंकि अक्सर जो सिरप्स होते हैं ना वो गले में लगते हैं नहीं, और उनका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता। इसको आपने ना इसी वजह से कोई अच्छा सिरप यूज़ करेंगे तो आपकी कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा आएगा।
ऑलराइट, तो अब आप आइसक्रीम भी इस्तेमाल कर रही हैं? आइसक्रीम इसमें वनीला आइसक्रीम आपने यूज़ करनी है, उसका टेस्ट सबसे बेस्ट आएगा। अच्छा, वनीला सबसे बेस्ट ऑप्शन है? सबसे बेस्ट ऑप्शन है, चॉकलेट से भी ज़्यादा बेस्ट वनीला आइसक्रीम है। और अगर आपको कॉफ़ी पसंद है तो आप कॉफ़ी फ्लेवर ज़्यादा अच्छा है। ऑलराइट, हाफ इसमें आइसक्रीम, 1 Exactly. स्कूप आइसक्रीम हम इसके अंदर ऐड करेंगे और 1 ऊपर टॉपिंग के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा अच्छा, ओके। और जो व्हिपिंग क्रीम आपने बताई है भी वो हम किसकी इसके जगह अंदर हमने add ऐड करेंगे। करनी है? वो हम आइसक्रीम की जगह ऐड कर सकते हैं, और अगर एडिशनल फ्लेवर चाहते हैं तो आप आइसक्रीम के साथ भी ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। ओके, हमारी कोल्ड कॉफ़ी इन प्रोसेस है। बड़ी जल्दी बन गया, बहुत इंस्टेंट रेसिपी है। बहुत इजीली। तो अगर कोई चाहता है क्रीमी बने, फुल कैफे स्टाइल, तो फिर आप क्या फिर रेकमेंड आप इसमें करेंगे? ये है कि इसमें फुल चिल्ड मिल्क आपने उसमें ऐड करना है, ठीक और है। व्हिपिंग क्रीम के अमाउंट और आइसक्रीम के अमाउंट थोड़ी सी ज्यादा। ठीक है, अब ये हो गई है हमारी तैयार? अब हम इसको असेंबल कर लेते हैं। ऑलराइट, ठीक है। अब क्या करेंगे आप? हम यही चॉकलेट सिरप जो है वो ग्लास के साइड्स पे ड्रिजल कर देंगे। ओके, ये तो बहुत जल्दी बन गई है। बहुत इंस्टेंट, आपकी मिडनाइट क्रेविंग्स के लिए भी बेस्ट, और बहुत रिफ्रेशिंग भी है। बहुत रिफ्रेशिंग होगी, और मिडनाइट क्रेविंग्स के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। और इंस्टेंट एनर्जी सोर्स भी है। यस। अच्छा, आपने पहले भी आइसक्रीम ऐड की थी, अब आप बाद में भी कर रही हैं? 2 टाइम्स हम इसमें आइसक्रीम ऐड करेंगे। ठीक है। उसके बाद और उसके बाद चोको चिप्स। ऑलराइट, ठीक है। और साथ हम भाई, इसमें स्ट्रॉ। बिल्कुल तैयार हो गया हमारी एक रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक, जो कि हम इफ्तार में यूज़ कर सकते हैं, और इंस्टेंट एनर्जी सोर्स भी है, और बहुत जल्दी प्रिपेयर हो गई है, क्योंकि इफ्तार में तो इतना टाइम भी नहीं होता, जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं हम। अगली हम डेट्स रेडी करेंगे। ठीक है। डेट्स तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ना? हाँ जी, डेट्स के लिए अब तो कौन सी टाइप की आप लेते हैं, क्योंकि क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर डेट्स करती है। आप ट्राई कीजिएगा कि थोड़ी सी जो सॉफ्ट वाली डेट्स होती है ना, लाइक वो बॉक्स में आती हैं जो, आप वो दिखाएं, soft आपके dates पास होती कौन सी हैं? मेरे पास दूसरी वाली डेट्स हैं, आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा ये खाई जाती हैं ये वाली डेट्स। और इन वाली डेट्स को थोड़ा टाइम आपने मिल्क में सोक करके रखते हैं ना, ताकि ये अच्छा। सॉफ्ट हो जाए। ठीक और है। क्योंकि सॉफ्ट होंगे, क्योंकि हमने इनको ब्लेंड करना है, चॉपराइज करना है, तो चॉपर Okay. करने के लिए हमें थोड़ी सी सॉफ्ट टेक्सचर चाहिए उसका। ठीक है, तो कितनी देर हमने इनको भिगो के रखना है? अगर आप वार्म मिल्क में कर रहे हैं तो हाफ आवर इज इनफ। अच्छा, हाफ एन आवर काफ़ी हाफ है। एन आवर इनफ है। ठीक है। ओके, तो हमारा जो है ना वो डेट्स तैयार होने लगी हैं, तो सबसे पहला स्टेप उसका यही है कि हमने उसको सोक करके रखना है, सोक करके रखना है, जिससे वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, नरम हो सॉफ्ट जाए। टेक्सचर हो जाए। उसके बाद हम उसको, और उसके बाद इसमें मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स 3-4, एक मैंने कोकोनट पाउडर लिया, क्योंकि आप चॉकलेट के साथ हम इसको कंबाइन करना चाह रहे हैं, तो चॉकलेट जो है वो बहुत अच्छा, कोकोनट चॉकलेट के साथ कोकोनट बहुत अच्छा पेयर करता है। बिल्कुल, तो अच्छा अच्छा, इस करें वजह आप से साथ साथ। मैंने सबसे पहले मैं डेट्स लूँगी। डेट्स ऐड कर रही हैं आप? ठीक है, डेट्स को हमने पहले सोक किया है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद हम उसको ऐड करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे आलमंड्स लिए हैं। आप इसमें वॉलनट्स भी ऐड कर सकते हैं, बट वॉलनट्स थोड़ा सा ऑयली और फैट ज़्यादा होता है, तो इफ्तार के लिए थोड़ा सा हैवी हो जाएगा Heavy वो हो थोड़ा जाएगा। सा। ठीक है, अब आप क्या ऐड कर रही हैं? कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर। डेसिकेटेड कोकोनट है ये, इसको अब्जॉर्ब भी करेगा उसका जो मॉइस्चर होगा मिल्क का, और वैसे भी टेस्ट में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अब आप इसको चॉप करेंगी? करना ठीक एक है। हार्ड होती है, वो बहुत फजी टेक्सचर में होती है एक डेट, वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, क्योंकि वो चॉपर में चॉप बिल्कुल भी नहीं होगी, उसको आप सोक ओके। करके भी नहीं कर सकते chop। ठीक है, वो बिल्कुल अवॉइड करनी है हमने। तो अमूमन कहा जाता है कि जो खजूरें हैं उससे वेट गेन होता है, तो इज दैट ट्रू? यस, वेट गेन के लिए बहुत अच्छी होती हैं डेट्स, और अगर मिल्क के साथ पेयर्ड अप हो तो फिर और भी अच्छी हैं वेट गेन के लिए। ठीक है, तो क्योंकि अगर किसी mostly का जो- वेट नहीं गेन हो रहा तो फिर उनके लिए बड़ी हेल्दी बहुत ऑप्शन है हेल्दी ये। ऑप्शन है, हेल्दी भी और टेस्टी भी है। वैसे और क्या बेनिफिट्स हैं इसके? डेट्स से वेट गेन भी होता है, उसके अलावा डेट्स वैसे भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। बहुत सारी अरेबिक तो मोस्टली आपको पता है डेट्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो वो मोस्टली स्किन पे एज अ रेमेडी भी इसको डेट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, डेट ऐसे। पाउडर। और नेचुरल स्वीटनर भी है कि बिल्कुल। आप बहुत सारी रेमेडीज़ भी ऐसी होती है जिसमें डेट पाउडर एज अ स्वीटनर ऐड होता है नेचुरली। अब इसमें हमने डेट्स को प्रॉपर्ली चॉप करना है, बाकी नट्स का टेक्सचर थोड़ा सा क्रंची रहे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बिल्कुल, वो अच्छा लगता है। चंक्स आएंगे मुंह में तो वो अच्छा टेस्ट करेंगे।
ऑल राइट, डेट्स को आपने बहुत ज़्यादा चॉप किया है, लेकिन बाकी चीज़ों को आपने रखा है कि वो क्रंच रहे थोड़ा सा चाहिए लाइक दिस। ये थोड़ा सा नट्स वाला क्रम्बल बीच में है और डेट्स फाइन चॉप है। अब हमने इनको चॉप कर लिया। अब इसको फाइन आपकी अपनी चॉइस है, आप इनको बॉल्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं और बार्स की। हम इसको बार्स फॉर्म में करेंगे क्योंकि बच्चों को फैसिनेट करेंगे कि चॉकलेट है, तो इसलिए हम इसको बार्स की फॉर्म में शेप्स में वैसे ही वो चीज़ें खा लेते हैं, वैसे वो आप नहीं इसको खाते, थोड़ा सा ऐसे ही है। अट्रैक्टिव करने के लिए स्टार और डिफरेंट मोल्ड्स भी यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो बहुत जाएगा, फैसिनेट करेगा उनको। मैं इसको चॉकलेट बार की फॉर्म में कर रही हूँ, ठीक है। ये। और देन आप इसको बटर पेपर पे सेट करना। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है, बहुत हेल्दी ऑप्शन है और ये इतना मज़े का है कि कोई कह ही नहीं सकता कि ये डेट से बना हुआ है। बहुत अच्छा, नट्स का फ्लेवर ज़्यादा ओवरकम करेगा, डेट्स का पता ही नहीं चलेगा अंदर। तो अगर कोई नट्स नहीं खाता तो फिर nuts वो की क्या जगह- उसकी जगह रखे? जैसे मुझे नहीं पसंद नट्स, तो क्या उसकी तो जगह वो ऐड हो अपने सकते हैं? हेल्दियर ऑप्शन जो पसंद है नट्स, आप वो वाले ऐड कर सकते हो, या फिर आप इसमें सीड्स ऐड कर सकते हैं। सीड्स तो और भी अच्छे हैं, लाइक सेसमी सीड्स भी ऐड कर सकते हैं और अच्छा। पम्पकिन सीड्स वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। Okay. वो बेसिकली अगर किसी को पीसीओएस वगैरह का इशू है तो वो सीड्स वगैरह ऐड करके उसको भी वो भी treat बहुत कर ज़्यादा सकते हैं। हेल्दी है। बहुत हेल्दी है। ठीक है, अब ये कितना रह गया? बस हो गया हमारे रेडी ये? जी बस हम इसको ये बार्स की फॉर्म करके देन आप इसको चॉकलेट से कोट करके और इट्स रेडी। ऑल राइट, ठीक है, ये तो बहुत इंस्टेंट स्नैक है। इफ्तार के लिए बहुत अच्छा है। लाइक अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो आप कोई नॉर्मल डेट्स रखोगे तो वो उनको इतना अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर आप इस तरह से डेट्स रखोगे तो वो और अच्छा ऑप्शन है उनके लिए। एग्जैक्टली, ऐसे ही है। तो वैसे क्या और क्या बेनिफिट्स होते हैं जो डेट्स हैं उनका? डेट्स के बेनिफिट्स यही हैं कि हर तरह से, मतलब डेट्स वेट गेन में तो बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट मैं पर्सनली जो है वो डेट्स का डेली शेक बना के और इसमें और भी ऑप्शंस रख के तो वो वेट गेन में बहुत हेल्प करता है। मतलब आपका इंस्टेंट वेट गेन होता है डेट्स से। अच्छा, और सही। स्पेशली अगर डेट्स को बनाना के साथ पेयर्ड अप कर लें, क्योंकि दोनों चीज़ें ही जो है वो, और डेट्स का केक भी आप केक की फॉर्म में भी खाएंगे तो वो एक हेल्दी ऑप्शन है डेट्स में। अच्छा, हम ना ये हमारे तैयार तो हो गई हैं बार्स, तो अब आप क्या करेंगी? अब हम इनको कोट करेंगे फर्स्ट चॉकलेट के अंदर। ठीक है, चॉकलेट ठीक में है। कोट करके देन हमने इसको सेट करने के लिए थोड़ा टाइम रख देना, फिर हम इनको पीनट्स में कोट करेंगे। ओके, वो तो इंसान हस्बे जायका जो मर्जी, हाँ, जितना जो गुड़ मर्जी। डालो उतना मीठा। वो आपकी चॉइस है, आपको जैसे भी उसको अच्छा सा डेकोर करना है, क्या इसको ठीक भी है। अपील करे। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बनी है आज। कैसे हमने डेट्स को यूज़ करते हुए इफ्तार के लिए एक बहुत हेल्दी स्नैक बना लिया, और बाद में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है रमज़ान में ही करना है। इनफैक्ट आप अगर किसी के घर इफ्तार पे जा रहे हैं तो आप इसको एज अ ट्रीट भी गिफ्ट लेके भी जा लेके जा सकते हैं। इसकी अच्छी पैकिंग बिल्कुल, करके। ऐसे ही है। और वैसे बना के भी रख सकते हैं इंस्टेंट बिल्कुल। एनर्जी के लिए ना, कभी दिल किया तो। ओके, बस लास्ट है हमारा। ओके, तो हमारा जो स्नैक है एक हेल्दी स्नैक। और ये जो रेडीमेड आप इस तरह से डेट बार्स अगर आप अच्छी पैकिंग में और किसी के घर ले जाने के लिए आप ऑर्डर भी, मैं ऑनलाइन होम बेकर भी हूँ ना, आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं ओके, मेरे पेज से। ठीक है, बड़ी अच्छी और हेल्दी ऑप्शन है हमारे पास। ओके, अब हम ये जो बार्स हमारे सेट हो गए हैं, इनको हमने इनकी साइड्स को पीनट्स में डिप करना है। ओके, एक और कोट करना है हमने। ठीक है, जस्ट इनकी जो एजेस हैं उनको चॉकलेट में कोट करके और देन हम ये क्रश पीनट्स हैं उसके अंदर हम इसको कोट कर देंगे दोनों साइड्स को। वैसे काफ़ी एक्सपेंसिव आती हैं इस तरह की बिल्कुल। जो चॉकलेट्स है ना, और जो बार्स हैं। आपको सऊदीया और दुबई वगैरह वाले कंट्रीज़ में इस टाइप की चॉकलेट्स जो डेट से बनी होंगी वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, तो आप इनको बिल्कुल घर में ऐसे ही एंजॉय है। कर सकते हैं। और बड़ी जल्दी बन गया है, बहुत इंस्टेंट, हेल्दी तो है ही, उसके साथ इंस्टेंट भी है। बहुत इंस्टेंट है। ऑल राइट, अब उसको आप कोट कर रही हैं। ये दोनों साइड से कोट करके और ठीक है, हम इनको उसको पीनट्स में। पीनट्स में कोट कर रहे हैं। अपनी चॉइस है, इसके अलावा भी हाँ, हम आपकी अपनी हमारे पास choice है। ऑप्शंस हैं, हम किसी और चीज़ में भी कर सकते हैं। कोल्ड कॉफ़ी भी हमारी बन गई है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है आपस में, बिल्कुल। डेट्स और कोल्ड कॉफ़ी का। वैसे मैंने देखा है इनको फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जब आपने कोट किया है वो बहुत सही से अपनी शेप हाँ में जी, आ अगर गए आप हैं। इसको रूम किचन टेम्परेचर पे स्पेशली रखेंगे तो फिर ये नहीं सेट होंगी, लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पे हैं तो ये थोड़े टाइम में खुद ही सेट हो जाएंगी। ऑलराइट, तो अब कितनी देर और लगेगी हमें? जस्ट इसकी कोटिंग का टाइम, उसके बाद डन है। ठीक है,
ऑल राइट, तो ये हमारा स्नैक जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। दिखाएं आप हमारे व्यूअर्स को भी दिखाएं। आप इसको थोड़ा सा जल्दी भी कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं कि आप जो सेपरेटली उसको पीनट कोट करें, आप यही पीनट्स चॉकलेट्स के अंदर ऐड करके और देन आप उसको कोट कर लें। ओके, तो वो और ज़्यादा ठीक जल्दी है। हो आपने जाएगा। देखा, हमने बहुत मज़े की आज इंस्टेंट हमारी रेसिपी थी। इफ्तार के लिए हमने एक बड़ा हेल्दी सा स्नैक भी बनाया। कैसे हमने डेट्स को यूज़ किया। हमारे साथ बहुत प्यारी सी शेफ़ हमारी थी। शेफ़ हमना, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आप वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। जब लिया नाम नबी मैंने दुआ से पहले मेरी आवाज़ वहाँ पहुँची, सबा से पहले जब लिया नाम नबी मैंने भी उसी दरे अक़दस पे जमाई है नजर, मैंने भी उसी दरे अक़दस पे जमाई है नजर, जिस जगह मिलता है मंगतों को सदा से पहले जब लिया नाम नबी बेवुज़ू इश्क के मज़हब में इबादत है हराम, बेवुज़ू इश्क के मज़हब में इबादत है हराम, खूब रो लेता हूँ आका की सना से पहले जब लिया नाम नबी और दमे आखिर मुझे आका की ज़ियारत होगी,
मुझे आका की ज़ियारत होगी दमे आखिर, मुझे आका की ज़ियारत होगी। एक दिन आएंगे सरकार कज़ा से पहले, जब लिया नाम नबी। जज़ाकल्लाह। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सुनी। अब आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। रमज़ानुल मुबारक का दरमियानी हिस्सा यानी अशराए मग़फ़िरत बंदा मोमिन के लिए खुसूसी रहमत और बख्शिश का पैगाम लेकर आता है। ये वो मुबारक अयाम है जब रब्बे करीम अपने बंदों को पुकार रहा होता है, आओ पलट आओ, मैं बख्शने वाला हूँ। बेशक हम सब ख़ताकार हैं, हमसे गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं, कभी ज़ुबान से, कभी निगाह से, कभी दिल के इरादों से, लेकिन खुशनसीब है वो शख्स जो अपनी ख़ताओं का एहसास कर ले और सच्चे दिल से तौबा कर ले। अशराए मग़फ़िरत हमें ख़ुद एहतसाबी का मौका देता है और ज़रा एक लम्हे के लिए अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें, कहीं हमने किसी का दिल तो नहीं तोड़ा, कहीं हमारी वजह से किसी की आंख अश्कबार तो नहीं हुई। आज वक्त है कि हम अपने रब के हुजूर झुक जाएं, आंसुओं के साथ इस्तिग़फ़ार करें और ये अहद करें कि अब ज़िंदगी को बदलना है। तो आज की अपनी इस ट्रांसमिशन में हम रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे की अहमियत और फ़जीलत पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि हम अपनी माजी की तारीकियों को रोशनी में कैसे बदल सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर पीर तारिक शरीफज़ादा साहब और साथ साथ हाफिज़ शफ़ीकुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि जो दूसरा अशरा है, अशराए मग़फ़िरत, इसकी अहमियत और फ़जीलत क्या है? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया और यकीनन रमज़ान मुबारक के अंदर और अब जबकि दूसरा अशरा शुरू हुआ चाहता है, इस पर इसके आगाज़ पर ही इसकी अहमियत के बारे में जानना, इस पर गौर व फ़िक्र करना एक बड़ा खैर पर मबनी अमल है। अल्लाह ताला हमें इस अशरा मुबारक की जो बरक़ात है उन्हें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ान मुबारक अज़ अव्वल ताख़िर खैर है और अल्लाह की तरफ से उसकी वो जो सिफ़त ख़ासा है, यानी उसके यहाँ जो सखावत पाई जाती है, अपने बंदों के लिए रहमदिली और मेहरबानी का एक जज्बा पाया जाता है, वो दर्जा कमाल पर पहुँच जाता है और बंदों के दिल में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मोहब्बत और कुर्बत का एक मामला इस दर्जे पर पहुंच जाता है कि अगर इसे नेकियों का मौसम बहार कहा जाए तो गलत ना होगा। हम जानते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे तो इस पूरे महीने की हर सात को बाबरकत करार दिया है। ये ऐसा अज़ीमुश्शान महीना कि जिसमें आम नवाफिल जो है उनका दर्जा फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ जो है उसे 70 गुना और एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह अपनी शान के लायक उसे बढ़ा देता है। ऐसे माहौल के अंदर सरकार ख़त्मी मरतबत ने इसकी तकसीम क्या खूबसूरत हम पर आश्कार की। हुज़ूर फरमाते हैं इसका जो पहला आशरा है वो रहमत पर मबनी है, यानी एक ऐसी रहमत, वो एक ऐसा जज्बा, एक ऐसा रवैया जो हर एक को अपनी तरफ खींच रहा है। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत इतनी वाज़े होकर मखलूक को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है कि हर गाफिल से गाफिल दिल जो है ना वो भी किसी न किसी अंदाज में उस रहमत से मुतासिर होता है और ख़ुद को उसकी तरफ जो है ना राग़िब करने की कोशिश करता है, उसकी तरफ सफ़र का आगाज़ हुआ चाहता है। जो आदमी यकीन के साथ अल्लाह की रहमत पर यकीन करते हुए पहले 10 दिन गुजार लेता है और अपने अमाल और अपने अफ़ाल, अपने मामलात, अपने मामूलात को परवरदिगार आलम की रज़ा के रंग में रंगने की कोशिश करता है, तो पहले 10 दिन की इस्तकामत के नतीजे पर परवरदिगार आलम की तरफ से एक अगले अशरे का जो है वो गोया आगाज़ होता है, जिसे अशरा मग़फ़िरत कहा गया। यानी जब कोई बंदा अपने आप को अल्लाह की रहमत पर यकीन रखते हुए ठीक करने की नीयत और इरादे के साथ अल्लाह की रज़ा के सुपुर्द करना शुरू करता है, 10 दिन उस पर इस्तकामत करता है, तो सिर्फ 10 दिन की इस्तकामत का अल्लाह की तरफ से इनाम ये मिलता है कि अगले 10 दिन उसके लिए मग़फ़िरत का पैगाम दे दिया जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि बस अब जब तुम्हें सूरत हाल का अंदाज़ा हो गया, रब की रहमत का तुम्हें एक दफ़ा दोबारा तुम्हारे दिल के अंदर यकीन जो है वो रासिख हो गया है और तुमने ख़ुद को ठीक करने की कोशिश भी शुरू कर दी है, तो अब इसका आगाज़ कहाँ से होगा? परवरदिगार आलम के सामने अपनी एलानिया तौबा रखना पड़ेगी। यानी तौबा का मतलब क्या है? हम बहुत
बहुत वजाहत के साथ इस पर कई मरतबा पहले भी बात कर चुके, लेकिन ये इस एक दफ़ा दोबारा उसकी अहमियत की पेश नज़र इसे दोबारा मैं दोहरा देता हूँ कि तौबा बुनियादी तौर पर दो मुहर्रिकात के इकट्ठे होने का नाम है। अपने साबका अमाल जो हैं उन पर इजहार नदामत और आइंदा वैसा न करने का पक्का इरादा। अब देखें ज़ाहिरी तौर पर ये कितना आसान सा अमल है, लेकिन अगर कोई शख्स सिर्फ 10 दिन तक अपने रवैये से अपने रब को गैर महसूस तरीके से ये पैगाम दे कि मालिक तेरी रहमत ने मुझे आके घेरा था, तेरी शफ़क़त और मोहब्बत ने मुझे अपने करीब किया, मैंने पहले 10 दिन गुजारे थे ना, अब मैं अपने आप को ठीक करने का आगाज़ इस अंदाज में करना शुरू करता हूँ कि मैंने अपने साबका सारे अमाल पर नज़र दौड़ाई है, मुझे सिवाय नदामत के और उसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती, मैं उस पर कोई जवाज़ फराम नहीं करता कि मुझसे होने वाले गुनाहों के असबाब क्या थे, मुहर्रिकात क्या थे, मेरी मजबूरियाँ क्या थी, मेरा इल्म, मेरी लाइल्मी, मेरी कम इल्मी इसके अंदर कहाँ आयल थी। मैं गैर मशरूत तौर पर अपना आप तौबा के हमरा तेरी पाक बारगाह में तेरी रहमत के सुपुर्द करता हूँ। जब बंदा 10 दिन तक अपनी उस तौबा पर इस्तकामत के साथ खड़ा रहता है तो परवरदिगार आलम की तरफ से तीसरे अशरे में उसके लिए जहन्नुम से निजात का ऐलान फरमा दिया जाता है। गोया दूसरे लफ्ज़ों में परवरदिगार आलम की तरफ से हमेशा की अल्लाह की जो नाराज़गी है उससे दूरी का ऐलान उसके लिए कर दिया जाता है। तो ये 10 दिन इतने अहम हैं, इनमें अपने आप को परवरदिगार आलम के सुपुर्द करें, तौबा के हमरा मिसले मुर्दा अपने आप को अल्लाह के हवाले करें ताकि वो दोबारा अपने दस्ते कुदरत और शफ़क़त से हमारी तामीर फरमाए। बिल्कुल। अच्छा हाफिज़ साहब ये बताएं कि इस अशरे में हम अपने अमाल का खुद एहतिसाब कैसे कर सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन नसीहा सिर्फ इस्लाम ही सरापा खैर और राह निजात है। अगर बात की जाए अपने आप की इस्लाह की तो सबसे पहले मैं 5-6 चीज़ें आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले अपने अकीदा तौहीद को दुरुस्त करें। अकीदा तौहीद के बगैर कोई तौबा काबिल कबूल नहीं है। और इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे अपने आप को सुन्नत रसूल से जोड़ने की कोशिश करें। जो आदमी सुन्नत रसूल से नहीं जुड़ता और दीन का अपना ज़ाती तसव्वुर लेता है उसकी भी ना कोई तौबा है और ना ही कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। और तीसरी बात यह है कि अपने आप को इखलास से जोड़ने की कोशिश करें। बंदों से उम्मीद ना लगाएं, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद लगाएं। बिल्कुल। और फिर इसी तरह चौथे नंबर पे यह है कि आप 5 वक्त की नमाज पंजगाना जो बाद जमात अदा करने की तरतीब है इसको पूरी ज़िंदगी की तरतीब में ढालने की कोशिश करें। और 5वें नंबर पे यह है कि आप कुरान करीम के साथ जो जुड़े हैं, आप कुरान करीम की तिलावत आप सआदत के साथ और पूरी इबादत और रियादत समझते हुए आप तिलावत कलाम पाक उसको पूरी ज़िंदगी का मामूल बनाने की कोशिश करें। और छठे नंबर पे यह है कि आप कुछ भी ना करें, कम अज़ कम रसूल कायनात के फरामीन के तहत आप ज़िक्र इलाही को फ़िक्र के साथ करना शुरू करें। बिल्कुल। इबादत सआदत के साथ और ज़िक्र फ़िक्र के साथ करने की कोशिश करें। जिस वक्त आप ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह की रहमत में आ जाते हैं, उसमें इस्तग़फ़ार भी आ जाता है, तौबा भी आ जाती। और फिर 7वें नंबर पे ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को दुआओं की मामूल पे लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। यानी जहां आप 2-4 घंटे इबादत करते हैं वहां आपका हक बनता है कि 2 से 5 मिनट 5 से 10 मिनट अल्लाह के साथ मीटिंग करें। और अल्लाह के साथ मीटिंग इस तरह करें कि अपने पूरे मादी हाल और मुस्तकबिल को सामने रख के अल्लाह के सामने एक प्लेट की तरह पेश कर दे, या अल्लाह मैं जो ना वो मुजरिम हूँ और मैं मोतरिफ हूँ। और फिर साथ साथ दुआ के साथ एक बहुत अहम काम है खिदमत खलक का। कोई एक काम पकड़ लें। आप पानी पिला नहीं सकते, आप कूलर वगैरह लगा नहीं सकते, बोर नहीं कटवा सकते, आप लगे हुए पानी के जो बोर हैं वहाँ बैठ के पानी पिलाना शुरू कर दें। दस्तरखान लगे हुए हैं वहाँ आप खिदमत के लिए अपने आप को तैयार कर लें, गरीबों यतीमों मस्कीनों की खिदमत के लिए। और 9वें नंबर पे बात यह है कि आप अपने अंदर जज्बा खैर रखें, खैर बांटें, मुस्कुराहटें बांटें, मोहब्बतें बांटें और चाहते बांटें, नफ़रतों को ज़बा करें। जिस वक्त आदमी इस तरह के काम करता है आप यकीन करें उससे लोग खुद अपना समझते हैं, वो बेगाना नहीं होता, वो दूर नहीं होता और किसी से उसकी नफ़रत नहीं होती। लोग उसको अपना समझते हैं, लोग उसको अपना प्यारा समझते हैं। और एक काम बहुत अहम है कि अपने घरों में एक हदीस से मुबारका और एक कुरान करीम की आयत, उसकी तालीम और तरबियत का कोई निज़ाम और प्रोग्राम शुरू करें।
अपने जिस घर में एक हदीस पढ़ी जाती है तर्जुमे के साथ, एक ऐत तर्जुमे के साथ पढ़ी जाती है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नज़र अल्लाहु इमरान सामिया मकालाती, अल्लाह उस चेहरे को हमेशा तरोताज़ा रखे और खुश व खुरम रखे, उस चेहरे को कभी गर्म हवा और लौ ना लगने दे, जो मैं मोहम्मद का फरमान सुनता और सुनाता और आगे सिखाता है और आगे पहुँचाता है। तो ये काम भी बहुत अहम है। और इसके साथ एक जो काम बहुत ज़्यादा करने वाला है, वो सुबह नए अज़्म और नए इरादे के साथ उठें और पूरे हदफ और मकासद के साथ, अहदाफ व मकासद के साथ सुबह करें, और हर रात यौम एहतिसाब रखें, जिसकी हर सुबह एक नए अज़्म और नए जज्बे और नए मकसद के साथ होगी, और उसकी हर शाम एहतिसाब के साथ होगी। दुनिया की कोई ताकत उसे नेक बनने से, उसे एक बनने से, उसे बड़ा बनने से और उसकी दौलत शोहरत कामयाबियों से उसे दूर नहीं कर सकती, नहीं रोक सकती है। ये तकरीबन 10 निकाती प्रोग्राम मैंने आपके सामने रखा है। ये बुनियादी मुस्लिम का बुनियादी सिलेबस है जी। जो आदमी इसके ऊपर अमल करेगा इंशाल्लाह रमज़ान में इसको बस म्यार में बनाना है, इस्लाम से ईमान में आना है, ईमान से दर्जा एहसान पे जाना है, और दर्जा एहसान की कोई हद नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये अशरा भी सेल्फ रिफ्लेक्शन का ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल है कि ये अशरा मग़फ़िरत स्टार्ट हो गया आज से, तो क्या हुकूकुल इबाद अदा किए बगैर हम मग़फ़िरत पा सकते हैं? बहुत अच्छा और बुनियादी सवाल, जहाँ पर हमें अल्लाह के साथ अपना मामला जो है उसे दुरुस्त करने की कोशिश करनी है। हम सबको इसका इल्म होना चाहिए कि परवरदिगार आलम के यहाँ तो मग़फ़िरत का, रहमत का दरवाज़ा इतना कुशादा है कि कोई शख्स जब इस इरादे के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करना शुरू करता है ना, अभी इरादा दिल में होता है तो अल्लाह की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जो होना शुरू हो जाती है। और जब कोई शख्स अपने रब को मुखातिब करके अपनी एलानिया तौबा पेश करता है ना, तो अल्लाह के यहाँ उस तौबा की इतनी कदर व मंजिलत है कि सारी नूरानी मखलूक़ात को मुखातिब करके ये खुशखबरी सुनाई जाती है कि देखो दुनिया के उस कोने में फ़लाँ शख्स ने अपने रब के साथ सुलह कर ली है। यानी अल्लाह के यहाँ ये कितना पसंदीदा अमल है। लेकिन हम सबको इस बात का इल्म होना चाहिए कि परवरदिगार आलम के मामलात में अल्लाह के जो हुकूक हम पर बतौर एक बंदा मोमिन हैं, उन सब की अंजामदही में जहाँ जहाँ कोताही और कमी है, वो तो इज़हार नदामत करने पर अल्लाह माफ़ कर देता है। वो गफूर रहीम है और अपने मामले में तो बहुत ही कुशादगी के साथ अपने बंदे को माफ़ करता है। इस दर्जे पर माफ़ करता है कि नामा आमाल से उसका वो जो एक निशान और आसार होता है उसको भी ख़त्म कर देता है, हत्ता कि उसके हाफ़ज़े से, और जो लोग उसके बदअमली पर गवाह होते हैं, अल्लाह उनके हाफ़ज़े से भी उसका अहवाल जो है उसे महफ़ कर देता है, ख़त्म कर देता है, और हिसाब किताब वाले फ़रिश्तों को भी उससे बेखबर कर देता है। इतना मेरा रब मेहरबान है। लेकिन असल मामला जो मुशक्क़त वाला या निस्बतन मुश्किल है, वो बंदों का बंदों के साथ मामला है। बिल्कुल ऐसे है। एक बहुत सादा सी बात हम सबको मद्देनज़र रखनी है कि जो शख्स भी माफ़ी का तलबगार है ना, जो ये चाहता है कि उससे अल्लाह राज़ी हो जाए, तो वो बंदों से राज़ी होना शुरू हो जाए। जो माफ़ी मांगना चाहता है ना, उसे सबसे पहले माफ़ी देने का एक अमल शुरू करना चाहिए। वो लोग जिनसे हमारी दिल आज़ारी हुई, या वो लोग जिनकी दिल आज़ारी का बायस हम बने, यानी किसी की तरफ से हम तक दुख पहुंचा, या हमारे किसी मामले में जाने अनजाने में हमारे हाथ से उस तक को मुशक्क़त, मुसीबत जो है वो परेशानी पहुंची, दोनों के लिए दरवाज़ा कुशादा करते हुए एलानिया, ये मग़फ़िरत का अशरा है ना, माफ़ करने का, माफ़ी लेने का अशरा है। लोगों को माफ़ करना शुरू करें, लोगों से माफ़ी मांगना शुरू करें। जिन लोगों के साथ हुकूक की अदायगी में कहीं अख्तलफी हमसे हो चुकी है, एक कदम आगे बढ़ें, उनसे माफ़ी भी तलब करें, और उनकी कंपनसेशन करने का कोई ज़रिया अगर मुमकिन हो सकता है तो वो भी करें। और अगर उसके लिए किसी हद तक भी माजरत के लिए जाना पड़े, अपने रवैये में नरमी लाना पड़े, माजरत के लिए कितना ही झुकना पड़े, मैं ये समझता हूँ ये सारा अमल अल्लाह के यहाँ खैर के ज़ुमरे में लिखा जाएगा। और जब बंदा बंदे के साथ तस्फिया कर लेता है ना, और जब एक बंदा किसी से एक कदम आगे बढ़ के अपनी अना की दीवार को गिराते हुए माफ़ी तलब करता है और सामने वाला उसे माफ़ कर देता है, तो अर्श पर एक फ़िज़ा के अंदर जो है ना, वो एक ऐलान जो है वो गूंजता है। और वो ऐलान क्या होता है कि जब मेरे एक बंदे ने अपने महदूद ज़र्फ़ के होते हुए दूसरे बंदे को माफ़ कर दिया है, तो मैं तो सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाला हूँ, मेरी तरफ से भी उसके लिए माफ़ी का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया कि इसका आगाज़ अपनी ज़ात से शुरू करना है। पहले जिन लोगों से आपको तकलीफ़ पहुँची है, आज दिल में इरादा करें, ये जो 10 दिन हैं रोज़ाना की बुनियाद पर सोचें अल्लाह के साथ। आज रात की तन्हाई में, जैसे हाफिज़ साहब ने कहा ना, अल्लाह के साथ रात की तन्हाई में एक अपॉइंटमेंट तय करें
एक राजो न्याज का वक्त तय करे और अल्लाह से कहे मालिक आज तेरी पाक बारगाह में मैं तेरी सारी मखलूकात की तरफ से अपने दिल को साफ करके आया हूँ। जहाँ जहाँ पूरी ज़िंदगी में किसी ने जानने में अनजाने में हिकमत के साथ कम अकली की बुनियाद पर मेरा दिल दुखाया है, मेरी दिल आज़ारी की है, मेरी हक तलफी की है, कहीं मेरा मामला जो है उसे ख़राब करने में उसका सबब बना है, मैं इस अशरा मग़फ़िरत में तुझसे माफ़ी का तलबगार हूँ और अपनी माफ़ी को पेश करते हुए तोहफे के तौर पर तेरी पाक बारगाह में ये ऐलान और इरादा लेकर आया हूँ कि तेरी मखलूक तुझे बड़ी प्यारी है, मैं तेरी रज़ा के लिए तेरी मखलूक की तरफ से अपना दिल साफ़ करता हूँ, मैं सबको माफ़ कर रहा हूँ। अब तू इसी मेरे अमल को कबूल करते हुए मेरे लिए भी वैसे ही फरमाने रहमत अपनी शान के लायक जारी फरमा, जिस शान का तेरा खासा है, जो तेरा असल और बुनियादी हवाला और तारुफ है। इस रहमतों और बरकतों, सियादतों और सादतों के महीने के इस अशरे में मालिकुल मुल्क तेरी रहमत, तेरी मग़फ़िरत, तेरी अता जो है वो दर्जा कमाल पर पहुंची होती है। मैं इसका आगाज़ तेरे बंदों के साथ अपने मामले की तस्वीर से करता हूँ। तू मेरे लिए खैर का दरवाज़ा जो है उसे खोल, ताकि मैं तेरी हमेशा की जो रज़ा वाली जन्नत है उसका हकदार बन सकूँ, तेरे पसंदीदा बंदों में मेरा शुमार हो सके और तेरी मखलूक के लिए भी मेरे अंदर ऐसा जज्बा अता फरमा कि मैं इसी कुशादगी के साथ, जैसी मैं तुझसे माफ़ी की तवक्को रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ, यकीन रखता हूँ, ऐसी मुझे भी कुशादगी अता कर, ताकि मैं तेरे बंदों के लिए भी इसी दर्जे की कुशादगी जो है वो पैदा कर सकूँ। बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर साहब, आपने बहुत प्यारी बात की और अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम इसको प्रैक्टिस करें अपनी रियल लाइफ में भी। अच्छा हाफिज़ साहब, इस अशरे के ख़ास अस्कार बताएँ, दुआएँ बताएँ जो इस अशरे में हमें करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। देखिए सबसे बड़ा जिक्र तो पूरे अशरे यानी तमाम दिनों का, तीनों अशरों का वो सबसे बड़ा जिक्र कुरान करीम है। हत्ता के बाद अइम्मा इकराम के मुतल्लक आता है कि अहादीस की किताबें जो पढ़ने पढ़ाने वाले मुहद्दिसीन थे वो कुतुब हदीस को अलमारियों में बंद करके रख देते थे कि ये महीना कुरान का महीना है और वाला ज़िक्रुल्लाह अकबर, सबसे बड़ा अल्लाह का जिक्र अल्लाह का कुरान है। तो कुरान करीम पढ़ें और 10 किस्म के अज़कार को अपनी पूरी ज़िंदगी का मामूल बना ले। सबसे पहले यह है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अहब्बुल कलाम इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा जो महबूब तरीन कलाम है वो 4 किस्म के है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक तो इसकी तस्बीह सुबह शाम करने की आदत डाल ले और इसी से मुतल्लिका 2-4 अल्फाज और आते हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम और एक है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आदमी के गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हो जाए, बिल्कुल अल्लाह ताला सिर्फ सुबहान अल्लाह व बिहम्दी इसके 100 दफ़ा पढ़ने से सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। और आपको अंदाज़ा होना चाहिए इस वक्त सिर्फ 30% खुश्की है और बाकी सारे का सारा पानी है। तो एक सबसे बड़ी दुआ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये मैं समझता हूँ पूरी शरीयत की सबसे बड़ी दुआ है। इससे बड़ी दुआ मैं अपने मुताले में नहीं लाता। सुबहान अल्लाह याददा मा खालाका, सुबहान अल्लाह मिला मा खालाका, सुबहान अल्लाह याददा मा फिल अर्दि वस्समा, सुबहान अल्लाह मिला मा फिल अर्दि वस्समा, सुबहान अल्लाह याददा मा सा किताबु, सुबहान अल्लाह मिला मा सा किताबु, सुबहान अल्लाह याददा कुल्ली शै, सुबहान अल्लाह मिला कुल्ली शै। इसी के साथ ये 4 किस्म के कलमात, उसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह लगाना। अल्हम्दुलिल्लाह अददा मा खालका, अल्हम्दुलिल्लाह मिला मा खालका, अल्हम्दुलिल्लाह अददा मा फिल अर्दि वस्समा, अल्हम्दुलिल्लाह मिला मा फिल अर्दि वस्समा, अल्हम्दुलिल्लाह अददा मा सा किताबु, अल्हम्दुलिल्लाह मिला मा सा किताबु, अल्हम्दुलिल्लाह अददा कुल्ली शै, अल्हम्दुलिल्लाह मिला कुल्ली शै। आप इसका अंदाज़ा लगाएं, थोड़ा सा तर्जमे में आप देखेंगे एक आदमी 100 दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ता है, एक आदमी 1000 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ता है। लेकिन इसका मतलब क्या है, ऐ मेरे प्यारे सोने रब, मेरी तरफ से ये सुबहान कलमा इतनी तादाद में लिख दे जितनी कि तेरी मखलूकात की तादाद है। आप अंदाजा करें 8 अरब के करीब तो सिर्फ इंसान है और तकरीबन करोड़ों नहीं खरबों की तादाद में फरिश्ते हैं और फिर दरख्त कितने हैं, रेत के ज़र्रात कितने हैं, समंदर, हवाएं, ये तमाम मखलूकात, गोया के लामुतनाई अदद अपना अल्लाह क्या लिखवाना चाहे और फिर अदद भी गिना जाएगा और वजन भी तोला जाएगा। तो वजन में क्या है कि जितनी तेरी मखलूकात का वजन है या अल्लाह उतना भारी भरकम बना के लिख दे। मेरी हमेशा ख्वाहिश रही है कि मेरे से कोई सीखे तो कम से कम एक दुआ सीखे तो ये सीख ले, ये बड़ी। और इसके साथ साथ
जो ना वो तीसरा वजीफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। चौथे नंबर पे दरूद पाक, अल्लाह की हमद के बाद दरूद पाक पढ़ना है पहले, सबसे पहले। और दुआ का तरीका भी यही है, इबादत का भी तरीका यही है। दरूद पाक है, दरूद पाक में दरूद इब्राहिमी ही को पढ़ा जाए, और मुख्तसर जिसने पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। और फिर पाँचवें नंबर पे जो आज का हमारा मौजूद साथ इसी तरह चल रहा है, मगफरत का अशरा कहा जा रहा है, मगफरत है, और इसी तरह तौबा इस्तगफार। तो इस्तगफार के जो ज़बरदस्त तरीन अल्फाज आते हैं तौबा के लिए, एक तो उसके लिए अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये मुख्तसर तरीन अल्फाज और जामे तरीन अल्फाज है। अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम भी आता है, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। और इसके साथ जो दुआ पूरे रमज़ान की जो बाकायदा फोकस करके मेंशन करके बताई गई, वो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये दुआ इस्तिग़फ़ार के साथ। और साथ साथ जो है ना या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये आप वजीफे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, आपका रमज़ान भी और गैर रमज़ान सब अच्छा गुजरेगा। ठीक है। अशरा मग़फ़िरत के हवाले से बात हो रही थी, आज इसका आगाज़ हो चुका है, इसमें कौन से ज़िक्र अस्कार करने चाहिए, इसकी अहमियत क्या है और इसकी फ़जीलत क्या है। हमारे साथ हाफ़िज़ शफ़ीकुर रहमान साहब मौजूद थे, साथ साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफज़ादा साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।